नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आई एम रियली सॉरी, क्योंकि काफी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आई थी। मैं कुछ पर्सनल काम से अपने होम टाउन गया हुआ था। नाउ दैट आई एम बैक, अब वीडियोस रेगुलरली आएंगे। मैं अपना 100% दूंगा। सो अब बिना देरी करे चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे टीनेजर की है जिसके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स थी। एक तरफ घर पर पेरेंट्स के बीच की झिकझिक और दूसरी तरफ स्कूल में गर्लफ्रेंड की टेंशन। क्या वो इन सब टेंशन से बाहर निकल पाया या नहीं, या उसी के अंदर दब के रह गया? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है सबमरीन। तो कहानी शुरू होती है ओलिवर नाम के एक टीनेजर को दिखाते हुए, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो है अपने 16th बर्थडे से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करना। ओलिवर को दिन में सपने देखना बहुत पसंद था, और इसी तरह वो एक दिन स्कूल में क्लासरूम में बैठा ये सोचने में बिजी था कि अगर वो अचानक मर गया तो उसके फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स कैसे रिएक्ट करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर के मरने के बाद उसके दोस्त और फैमिली काफी दुख जता रहे थे, और साथ ही साथ उसके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कैंडल मार्च तक परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि ओलिवर कोई एक फेमस सेलिब्रिटी था। लेकिन ये सब एक सपना था। असल में तो ओलिवर एक बहुत ही बड़ा इंट्रोवर्ट था, और फ्रेंड्स के नाम पर सिर्फ उसका एक ही दोस्त था, जिसका नाम था चिप्स, जो कि हर वक्त उसका मजाक उड़ाता रहता था। एक दिन चिप्स स्कूल में चल रही पढ़ाई के दौरान ओलिवर को एक चीट देता है, जिसे खोलते ही ओलिवर की सटक जाती है। उस चीट में लिखा था कि इस चीट को पढ़ने वाला गांडू है, पर ओलिवर ठहरा एक इंट्रोवर्ट। वो अपने गुस्से को काबू में करके अगली सीट पर बैठी जोई को वो चीट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता है, पर टीचर उसे पकड़ लेते हैं। टीचर ओलिवर से खड़े होकर चीट में लिखी हुई बात को सबके सामने पढ़ने के लिए कहते हैं। अब ओलिवर पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और ओलिवर की इज्जत लूटते लूटते रह जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर जोडाना नाम की एक लड़की को छुप छुप कर देखने लगता है। दरअसल वो जोडाना को मन ही मन पसंद करता था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने जाकर अपने दिल की बात कह पाता। जोडाना की हाल ही में ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, और ओलिवर ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर, चिप्स, जोडाना और जोई चारों मिलकर जंगल में एक स्कूल प्रोजेक्ट में काम करने के लिए जाते हैं, जहां सभी मिलकर जोई के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी दौरान जोई ओलिवर से अपना बैग छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, और ओलिवर के बैग को छोड़ देने की वजह से जोई सीधा एक तालाब में गिर जाती है। जोडाना और चिप्स तो वहां से हंसते हुए निकल जाते हैं, पर ओलिवर फंस जाता है। वो जोई को समझाने की कोशिश करता है कि जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था, और उसका जानबूझकर वैसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। पर जोई काफी नाराज थी, और वो ओलिवर की बात बिना सुने ही वहां से चली जाती है। अगले दिन जोई स्कूल भी नहीं आती है, और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं, पर जोई का कुछ भी आता पता नहीं था। सो एक दिन ओलिवर अपनी तरफ से जोई के लिए एक सॉरी लेटर लिखता है और उसे देने के लिए उसके घर जाता है, पर जोई उस वक्त घर पर नहीं थी। ओलिवर को उसकी मेट से पता चलता है कि जोई ने अपना स्कूल चेंज कर लिया है, क्योंकि उसे स्कूल में सभी मिलकर बहुत हरास किया करते थे। ओलिवर वो लेटर जोई की मेट के हाथों में देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जोडाना ओलिवर से जोई के बारे में पूछती है, तो ओलिवर कहता है कि मुझे नहीं पता कि जोई स्कूल क्यों नहीं आ रही है। जोडाना पूछती है कि क्या तुम्हें उस लेटर के बारे में पता है जिसे तुमने जोई की मेट को दिया था। ओलिवर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जोडाना करना क्या चाहती है। फिर वो ओलिवर से स्कूल खत्म होने के बाद एक ब्रिज के नीचे मिलने के लिए कहती है। ओलिवर भी बिना टाइम खोटी कर एक पोलराइड कैमरा लेकर उस ब्रिज के नीचे पहुंच जाता है, जहां जोडाना उसी के आने का इंतजार में गोल्ड फ्लैग फूंक रही थी। जोडाना ओलिवर को अपने साथ एक कैमरा लाने के लिए कहा था। इससे पहले कि ओलिवर कुछ पूछ पाता, जोडाना ओलिवर के साथ किस करने लगती है, और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी खींचती है। किस करने के बाद वो ओलिवर से डायरी में ये लिखने के लिए कहती है कि उसे उसके साथ किस करके कितना मजा आया। बट ओलिवर अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार जोडाना के मन में क्या चल रहा है। दरअसल जोडाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क को वो तस्वीरें दिखाकर जेलस फील करवाना चाहती थी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। फोटोज देख के मार्क की आत्माजी सड़क जाती है, और वो ओलिवर को वही पटक कर पीट देता है। जब जोडाना उसे ओलिवर को छोड़ देने के लिए कहती है, तब मार्क कहता है कि ठीक है, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर इसे सबके सामने ये एडमिट करना पड़ेगा कि तुम एक बाजारू लड़की हो। और फिर मार्क ओलिवर से एडमिट करने के लिए कहता है, पर ओलिवर उल्टा मार्क से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े गे हो, और इसी के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ओलिवर के नाक से खून बहते हुए देखते हैं, जिसका मतलब यह था कि मार्क ने भी उसकी अच्छी खासी धुलाई करी है, और डायरेक्टर नहीं चाहता था कि हम वो सीन देख सके, क्योंकि अब ओलिवर ने सबके सामने जोडाना के लिए मार खाई थी, और साथ ही साथ मार्क के सामने वो झुका भी नहीं था। इसलिए जोडाना के दिल में ओलिवर के लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी थी, और धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन ओलिवर को घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो उसकी माँ उसे काफी ज्यादा पूछताछ करने लगती है। उन्हें शक था कि ओलिवर स्कूल के बाद किसी के साथ ग्लूकॉन डी पीने जाया करता था, क्योंकि ओलिवर की आंखें हमेशा लाल रहा करता था। ओलिवर अपनी माँ को जोडाना के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि ओलिवर जैसे इंट्रोवर्ट का भी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और वो ये बात ओलिवर के फादर को बताती है। ओलिवर के फादर उसे एक म्यूजिक कैसेट देते हैं और कहते हैं कि इसमें काफी ज्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स है, और साथ ही साथ कुछ ब्रेकअप सॉन्ग्स भी। ओलिवर पूछता है कि ब्रेकअप सॉन्ग्स क्यों,
तो उसके फादर कहते हैं, बेटा कभी ना कभी तुम्हारा भी कटेगा, इसलिए इसमें मैंने ब्रेकअप सॉन्ग्स भी डाल दिए हैं, रख लो काम आएगा। फिलहाल अभी ओलिवर के अच्छे दिन आ चुके थे और वो जोर्डाना के साथ बहुत खुश था। एक दिन ओलिवर जोर्डाना से कहता है कि मेरे पेरेंट्स संडे को मूवी देखने जाने वाले हैं और उस दिन घर पर कोई नहीं रहेगा और मैं चाहता हूं कि तुम। इससे पहले कि ओलिवर अपनी बात पूरी कर पाता, जोर्डाना उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपने घर बुलाकर मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। ओलिवर कहता है कि नहीं। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो कहता है कि हाँ। जोर्डाना भी संडे को होने वाले फन डे के लिए राजी हो जाती है। फास्ट फॉरवर्ड संडे का दिन आता है जिस दिन ओलिवर के पेरेंट्स को मूवी देखने जाना था और उसके फादर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके साथ उनकी पड़ोसी ग्राम भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला था। ग्राम ओलिवर की माँ का एक्स लवर था और ये बात ओलिवर के फादर को भी अच्छी तरह से पता थी। फिर ओलिवर जैसे तैसे अपने फादर को मोटिवेट करके मूवी देखने के लिए राजी कर लेता है। असल में मोटिवेशन तो सिर्फ एक बहाना था। आज रात पलंग तोड़ने का जो प्रोग्राम बना हुआ था। अपने पेरेंट्स के चले जाने के बाद ओलिवर फटाफट से डिनर की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर बाद जोर्डाना आती है और दोनों मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद ओलिवर जोर्डाना को अपने बेडरूम में ले जाता है जहां ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ओलिवर अपना सुहागरात मनाने वाला है। जोर्डाना तुरंत वहां से जाने लगती है। ओलिवर उसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें वो पसंद आएगा, पर जोर्डाना रुकने से साफ मना कर देती है। जाते आते ओलिवर जोर्डाना को एक लेटर देता है। उस लेटर में ओलिवर ने अपने दिल की सारी बात को शब्दों में लिखा हुआ था। उसे पढ़कर जोर्डाना बहुत इंप्रेस हो जाती है। फिर वो दोबारा से ओलिवर के घर जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन ओलिवर जोर्डाना को अपने साथ हाफ गर्लफ्रेंड दिखाने के लिए सिनेमा हॉल में ले जाता है, पर मूवी इतनी बोरिंग थी कि जोर्डाना बीच में उठकर वहां से निकल जाती है। दोनों जब सिनेमा हॉल के बाहर चिल कर रहे होते हैं तभी ओलिवर की नजर अपनी माँ पर पड़ती है जो कि ग्राम के साथ वहां आई हुई थी। ओलिवर को लग रहा था कि उसकी माँ का ग्राम के साथ चक्कर चल रहा है और इसी खोजबीन के दौरान उसे उसकी माँ के हैंडबैग से एक स्केच मिलती है जिसे ग्राम ने उसके लिए बनाया था। वो ये बात अपने डैड को जाकर बताता है और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें दूसरों पर नजर रखने की बजाय अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो ग्राम और अपनी बीवी की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जानते थे। साथ ही साथ ओलिवर के पेरेंट्स के बीच काफी समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि जल्दी दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं। एक दिन ओलिवर की माँ उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है और रास्ते में वो ओलिवर से कहती है कि तुम जो अपने फादर के साथ मेरे और ग्राम के बारे में बात कर रहे थे वो सब मैंने सुन लिया है और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे और ग्राम के बीच कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ग्राम पहले से एक लव गुरु था और वो सभी लेडीज को लव के ऊपर ज्ञान दिया करता था, जिसमें से एक उसकी मॉम भी थी। वो हमेशा ग्राम के लाइव फंक्शंस को अटेंड किया करती थी। एक दिन ओलिवर भी चुपके से ग्राम के लाइव फंक्शन में जाता है और उसकी एक वीडियो टेप को चुराकर सीधा अपने घर पर ले जाता है। दूसरी तरफ जोर्डाना ओलिवर को बताती है कि उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर हो गया है और वो सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसी वजह से जोर्डाना काफी दुखी थी और एक दिन उसके कुत्ते की भी ट्रेन से कटकर मौत हो जाती है। जोर्डाना ओलिवर के साथ मिलकर अपने पैरासाइट डॉगी की लाश को दफना देती है और क्रिसमस की रात ओलिवर को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान ओलिवर नोटिस करता है कि जोर्डाना की फैमिली बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल में थी क्योंकि सभी उसकी माँ की ब्रेन ट्यूमर की वजह से दुखी थे। जोर्डाना ओलिवर से संडे को उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है जहां पर उसकी माँ के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने वाला था। ओलिवर भी प्रॉमिस करता है कि वो संडे को उसके साथ हॉस्पिटल जरूर जाएगा, पर वो नहीं जाता क्योंकि ओलिवर को अपने पेरेंट्स के बीच की जो दरार थी उसे भरना था। वो नहीं चाहता था कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को डिवोर्स दे। इधर जोर्डाना हॉस्पिटल से लगातार ओलिवर को फोन कर रही थी पर ओलिवर ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। उसे लग रहा था कि जोर्डाना की माँ नहीं बच पाई होगी और जोर्डाना उसे यही बात इन्फॉर्म करने के लिए फोन कर रही है। ओलिवर का प्लान था कि वो बाद में जैसे तैसे करके जोर्डाना को तो मना ही लेगा, पर अभी के लिए उसके पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने डैड की तरफ से अपने मॉम को एक लव लेटर लिखता है ताकि उसकी माँ को अच्छा लगे। तो उसकी माँ ओलिवर की हैंडराइटिंग पहचान लेती है और उसे खूब फटका लगाती है। फास्ट फॉरवर्ड न्यूयॉर्क की रात को सभी समुद्र के किनारे होने वाली लाइट फेस्टिवल को देखने जाते हैं जहां ओलिवर की नजर जोर्डाना पर पड़ती है जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी। ओलिवर को काफी बुरा लगता है पर गलती उसमें तो उस गांडू की ही थी। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। फिर ओलिवर अपनी माँ को ग्राम के साथ वहां एंजॉय करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ ग्राम के साथ एक वैन के अंदर चली जाती है और हरामी डायरेक्टर यहीं पर सीन कट कर देता है। ओलिवर गुस्से में ग्राम के घर में चोरी छिपे घुस जाता है और उसकी वाइन को पीने के बाद खाली बोतल में सूसू करके उसकी जगह पर रख देता है। साथ ही साथ वो और भी कई सारी चीजों की तोड़फोड़ करता है। तभी ग्राम भी वहां आ जाता है और ओलिवर को इस तरह अपने घर में देखकर चौंक जाता है। फिर बिना बात आगे बढ़ाए वो ओलिवर को उसके घर पर छोड़कर वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब ओलिवर की नींद खुलती है तब उसे उसके पेरेंट्स कल रात को जो उसने ग्राम के घर पर किया था उसके बारे में बताते हैं। साथ ही साथ उसकी माँ ये भी एडमिट करती है कि कल रात वो ग्राम के साथ थी पर उन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा तैसा हैंकी पैंकी नहीं हुआ था। अब ओलिवर के पेरेंट्स के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था पर ओलिवर को सिर्फ एक ही बात का दुख था और वो है जोर्डाना और उसका नया बॉयफ्रेंड। तभी ओलिवर को एक लेटर मिलता है जिसे जोर्डाना ने भेजा था। उसमें जोर्डाना लिखी थी कि अब हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है
और मैं चाहती हूँ कि जब तुम स्कूल में मुझे देखो तो नॉर्मली बिहेव करो, ना कि देवदास की तरह। साथ ही साथ मेरी माँ भी पहले से काफी ठीक हो चुकी है। अब ओलिवर का ऑफिशियली जोर्डाना के साथ ब्रेकअप हो चुका था, तो वह अपने फादर के दिए हुए कैसेट को लगाकर चन्ना मेरे यहाँ सुनने लगता है, जैसे कि उसके फादर ने पहले ही कहा था कि कभी ना कभी तुम्हारा भी कटेगा। अब ओलिवर पहले से भी ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगा था और उसे हर वक्त सिर्फ जोर्डाना की याद सता रही थी। वो इतना टूट चुका था कि उसके मन में हर वक्त सुसाइड करने के ही ख्याल आते रहते थे। और एक दिन वो स्कूल में बैठा सुसाइड करने के रीजंस के बारे में नोट बना रहा होता है। तभी आदत से मजबूर उसका हरामी दोस्त चिप्स उसके नोट्स को छीन कर पढ़ने लगता है और उन दोनों को वैसा करते हुए उसके टीचर देख लेते हैं। अब रूल्स के मुताबिक टीचर ओलिवर को खड़े होकर सबके सामने वो नोट्स पढ़ने के लिए कहते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम ओलिवर को उसके टीचर के साथ देखते हैं, जो कि उसे समझा रहे थे कि सुसाइड वगैरह के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम किसी बात से अपसेट हो तो तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो या फिर अपने पेरेंट्स से, पर सुसाइड सरासर गलत है। स्कूल खत्म होने के बाद ओलिवर जोर्डाना के पास जाता है, जो कि अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ चिल कर रही थी। वो उसे कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाया था। मेरे पेरेंट्स के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और मैं उसी को ठीक करने में लगा था। मेरा इरादा तुम्हारा दिल तोड़ने का नहीं था। जोर्डाना ओलिवर की बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और ओलिवर उदास होकर समुद्र के उसी किनारे पर चला जाता है जहां वो हर दिन जोर्डाना के साथ हैंग आउट किया करता था। अभी पीछे पीछे जोर्डाना भी वहां आ जाती है। उसने ओलिवर को माफ कर दिया था और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। वो तो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि ओलिवर उसे सामने से मनाने की कोशिश करता है या नहीं। ओलिवर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तरफ उसके मॉम डैड के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और दूसरी तरफ जोर्डाना ने भी उसे माफ कर दिया था। दोनों फिर सनसेट का मजा लेते हुए समुद्र के किनारे दौड़ने लगते हैं और इसी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी सबमरीन मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। दोस्तों, आज की फिल्म एक खूबसूरत इटालियन फिल्म है जिसमें कहानी एक 19 साल की अमेरिकन टीनेजर लड़की लूसी की है। लूसी गर्मी की छुट्टियों में अमेरिका से इटली अपनी पुरानी प्यार से मिलने जाती है और साथ ही साथ उसका मकसद अपने बायोलॉजिकल फादर को भी ढूंढना था। पर क्या उसका लवर अभी तक उसे प्यार करता है या नहीं, और क्या वो अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने में कामयाब हो पाती या नहीं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है स्टीलिंग ब्यूटी। तो कहानी शुरू होती है मूवी के मेन कैरेक्टर लूसी को दिखाते हुए, जो कि छुट्टियों में अमेरिका से इटली अपनी माँ के फ्रेंड्स के पास घूमने जा रही थी। उसकी माँ सारा एक मशहूर पोएट एंड मॉडल थी जिसकी हाल ही में ही मौत हो गई थी। 20 साल पहले उसकी माँ सारा इटली आई थी, जहां वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर टस्कन विला नाम की एक कम्युनिटी बनाई थी, जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी से काफी अलग थी। इस सोसाइटी में लोगों की सोच काफी ओपन माइंडेड थी और लोग आर्ट और पेंटिंग्स के जरिए अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते थे। यहाँ रहते टाइम लूसी के माँ को एक शादीशुदा आदमी से प्यार हो गया था। जब सारा उस आदमी से प्रेग्नेंट हो गई तब वो किसी को बिना कुछ बताए अमेरिका वापस आ गई और एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। अब सारा ये सब बात को अपने एक डायरी में लिखा करती थी, जिसके मौत के बाद वो डायरी लूसी के हाथ लगी। इस डायरी को पढ़कर लूसी को समझ आया कि उसके करंट फादर उसके असली पिता नहीं है, बल्कि उसके असली पिता तो इटली में है। इसलिए समर की छुट्टियों में लूसी अपने असली पिता को ढूंढने के लिए इटली निकल पड़ती है। इटली पहुंचने पर उसकी मुलाकात डायना और इयान से होती है। ये दोनों इस कम्युनिटी के काइंड ऑफ मुखिया थे और उसकी माँ सारा के बेस्ट फ्रेंड्स थे। इयान लूसी का स्वागत करता है और उसे उसका कमरा दिखाने अंदर ले जाता है। रात में इयान के चले जाने के बाद लूसी अपनी डायरी में से एक तस्वीर निकालकर उसे देखने लगती है। उस तस्वीर में वो एक लड़के के साथ थी। उस लड़के का नाम था निकोलो। लूसी की मुलाकात निकोलो से कुछ साल पहले हुई थी, जब वो अपने माँ के साथ यहाँ घूमने आई थी और यहीं पर ही निकोलो के साथ उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किस किया था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दूर रहकर भी एक अच्छी खासी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को लव लेटर्स भी लिखा करते थे। छुट्टी तो एक बहाना था। दरअसल लूसी यहाँ अपने बायोलॉजिकल फादर को ढूंढने के साथ साथ निकोलो के हाथ अपनी वर्जिनिटी लूज करवाने आई थी। लूसी का मानना था कि जिसके साथ उसने पहली बार किस किया उसके साथ ही वो सब कुछ करेगी। लूसी इन्हीं प्यार भरी ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे किसी चाचा जी की खांसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। लूसी उस चाचा पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए स्विमिंग पूल में नहाने चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात डायना की बेटी मिरांडा से होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ धूप सेक रही थी। रिचर्ड लूसी की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, पर वो अपने गर्लफ्रेंड मिरांडा के डर से अपने आप को कंट्रोल करता है। मिरांडा लूसी से कहती है कि उसका भाई क्रिस्टोफर निकोलो के साथ एक रोड ट्रिप पर गया हुआ है और जल्दी लौटने वाला है। रात में डिनर के बाद लूसी निकोलो को याद करते हुए सोने की कोशिश कर रही होती है कि तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाजे पर वही चाचा थे जिनको हमने सुबह देखा था। वो वहां लूसी से गोल्ड फ्लैग मांगने आए थे।
फिर चाचा सुट्टा मारते हुए अपने बारे में लूसी को बताता है। उनका असली नाम एलेक्स था और वो न्यूयॉर्क की एक बहुत ही प्रसिद्ध आर्ट गैलरी का ओनर भी है। सुट्टा मारते मारते दोनों के बीच काफी सारी बातें होती है, जिसके दौरान लूसी कहती है कि वो अभी तक एक वर्जिन है। लूसी को लगता है कि एलेक्स एक बुढ़ा और बीमार आदमी है, इसलिए वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। लेकिन अगले दिन लंच पर ही एलेक्स ये बात सबको बता देता है, जिसे सुनकर वहां मौजूद सारे लोग लूसी पर हंसने लग जाते हैं। लूसी को एलेक्स पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। तभी वहां डायना की छोटी बेटी डेजी आती है और लूसी को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहां उसकी बड़ी बहन मिरांडा अलग अलग लड़कों के साथ किस किया करती थी। डेजी कहती है कि उसने मिरांडा को रिचर्ड, जॉन, मैथ्यू और निकोलो के साथ भी किस करते हुए देखा है। उस लिस्ट में निकोलो का नाम सुनकर लूसी को काफी अजीब और बुरा फील होता है। उसी रात लूसी जब अपने कमरे की तरफ जा रही होती है, तब उसे मिरांडा और रिचर्ड के रूम से आवाजें सुनाई देती है। वो दरवाजे के पास झांक कर देखती है कि रिचर्ड और मिरांडा घपाघप में लिप्त थे। वो इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठा रही होती है कि तभी अचानक गलती से उसके हाथ से एक लकड़ी गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर रिचर्ड और मिरांडा दोनों की फट जाती है। रिचर्ड तुरंत चेक करने के लिए बाहर आता है, बट लूसी छुप जाती है। कहीं ना कहीं रिचर्ड को समझ आ जाता है कि उन्हें छुप छुप के देखने वाला और कोई नहीं बल्कि लूसी होगी, क्योंकि उस घर में लूसी एक अकेली जवान लड़की थी जिसे सब में इंटरेस्ट हो सकती है। इसीलिए ठरकी इंसान मौका मिलते ही अगले दिन लूसी के ऊपर दाना डालने की कोशिश करता है, बट तभी मिरांडा उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे काफी खड़ी खोटी सुना देती है। इसके बाद लूसी एलेक्स को लेकर उसी स्विमिंग पूल पर जाती है जहां उसकी मुलाकात मिरांडा से हुई थी। वो देखती है कि वहां मौजूद सारे लोग उसकी ही वर्जिनिटी के बारे में पंचायत कर रहे थे। इस बात से नाराज होकर लूसी वापस न्यूयॉर्क जाने लगती है कि तभी उसे एक गुड न्यूज मिलती है कि क्रिस्टोफर और निकोला अपनी रोड ट्रिप पूरी करके वापस आ चुके हैं। क्रिस्टोफर लूसी को देख के उसे तुरंत पहचान लेता है, बट निकोल पहचान तो दूर की बात, उसको लूसी का चेहरा तक याद नहीं था। ये देखकर लूसी को काफी दुख होता है। जब वो उसे अपना सरनेम बताती है, तब जाकर निकोलो को याद आता है कि यह तो वही लड़की है जिसको उसने 4 साल पहले किस किया था। ये सब के बाद भी लूसी काफी खुश थी, क्योंकि अब उसका प्यार वापस आ चुका है, जिसके लिए उसने 7 समुद्र पार यहाँ आई थी। दोनों डिनर पर एक साथ मिलने का प्लान बनाते हैं। हम लूसी को देख पाते हैं जो कि खुशी के मारे उछल कूद रही थी। शाम को लूसी बन ठन कर डायना के घर डिनर पार्टी पर पहुंचती है, जहां निकोलो के साथ क्रिस्टोफर भी आया हुआ था। डिनर के बाद सब अपने अपने जमाने की बात बताते हैं कि कब और कैसे उन्होंने अपनी वर्जिनिटी लूज करी थी। ऐसे ही बातों बातों में लूसी निकोलो के करीब होकर उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी ज्यादा पी लेने की वजह से उसे उल्टी हो जाती है और वो निकोलो के पैन पर ही अपनी सारी चिकन सूप निकाल देती है। इधर क्रिस्टोफर उन दोनों को देखकर जेलस फील कर रहा था। उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अगले दिन लूसी जब अपने कमरे में होती है, तब उसे मिलने ठरकी रिचर्ड आता है। वो लूसी को सिड्यूस करते हुए उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से चाटना शुरू करते हैं। तब अचानक कमरे में मिरांडा आ जाती है, जिसे देख के रिचर्ड की सीटी पीटी गुम हो जाती है। रिचर्ड उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है और इधर लूसी निकोलो से मिलने अपनी साइकिल लेकर उसके घर जाती है। निकोलो के घर पहुंचने पर उसकी मेड कहती है कि निकोलो गार्डन में घास काट रहा है। लूसी उसे सरप्राइज देने के इरादे से दबे पांव उसके पास जाती है। गार्डन में उसकी नजर निकोलो पर पड़ती है, जो कि एक खोपचे में किसी दूसरे लड़के के साथ चुम्माचाटी कर रहा था। यह नजारा देखकर लूसी को दिल से बुरा लगता है और वो तुरंत अपनी साइकिल पर बैठकर वहां से अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। रास्ते में क्रिस्टोफर उसे आवाज लगाने की बहुत कोशिश करता है, पर लूसी हवा से बात करते हुए उसके सामने से निकल जाती है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में बने स्पीड ब्रेकर से टकराकर वो गिर जाती है और एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाते हुए क्रिस्टोफर उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ लपकता है। पर लूसी उस वक्त अच्छे मूड में नहीं थी। मूड कहां से अच्छा होगा, अभी अभी तो उसने अपने सपनों के राजकुमार को किसी और के साथ रंगोलियां मनाते हुए देखा था। क्रिस्टोफर को बिना थैंक यू बोले ही वो वहां से चली जाती है। इसके बाद लूसी सीधे एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स की नजर उसके जख्मी घुटनों पर पड़ती है। वो उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताते हैं। जाते आते लूसी उसको किस भी करती है, जिससे चाचा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और उन्हें अपने रंगीन दिनों की याद आ जाती है। लेकिन वो इससे ज्यादा भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी उनकी उम्र हो चुकी है और वो काफी बीमार भी थे। अगली सुबह यान लूसी की एक पेंटिंग बनाने के लिए उसे सेमी न्यूड पोजीशन में अपने सामने बिठाता है। यान एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट था, जो कि अपने पेंटिंग्स को खूबसूरत मूर्तियों में तब्दील करता था। तभी वहां से निकोलो और क्रिस्टोफर गुजर रहे थे। निकोलो की नजर सेमी न्यूड पोजीशन में बैठी लूसी पर पड़ती है और उसके लाल टपकने लगते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर एक डिसेंट लड़का था। वो लूसी के सेमी न्यूड बॉडी को बिना देखे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद यान की पेंटिंग पूरी हो जाती है और लूसी बगीचे में टहलने चली जाती है। निकोलो भी उसका पीछा करने लगता है और कुछ दूर जाने के बाद वो उसे अप्रोच करता है। लूसी भी रुक जाती है और निकोलो के साथ खुले में ही चुम्माचाटी करना शुरू कर देती है। दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि तभी अचानक लूसी निकोलो को रोक देती है। दरअसल लूसी को अब तक समझ आ चुका था कि निकोलो एक प्ले बॉय है और वो अपनी माँ की तरह एक प्ले बॉय के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, और इसीलिए वो निकोलो को वहीं छोड़कर चली जाती है। घर जाकर लूसी सीधे एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स उसे दुखी देखकर उसे दिलासा देता है। लूसी उसके साथ अपनी माँ सारा की डायरी शेयर करती है।
गाइस, दरअसल सारा अपनी डायरी में कहीं पर भी लूसी के असली पिता के नाम नहीं लिखी थी। वो बस कुछ कविताओं के जरिए उनके बारे में कुछ जानकारियां बताई थी। अब एलेक्स खुद एक राइटर था, इसीलिए वो सारा की कविताओं को समझने में लूसी की मदद करता है। वो कहता है कि लूसी के पिता एक इटालियन है और वो एक आर्टिस्ट भी हैं, जिनके साथ रिलेशन रखने के बाद लूसी पैदा हुई थी। लूसी मनी मन चाहती थी कि काश एलेक्स ही उसके पिता हो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था जिसके साथ लूसी को समय बिताना अच्छा लगता था। बट एलेक्स मना करता है कि वो उसके पिता नहीं है, क्योंकि उसने सारा के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाया था। अगले दिन लूसी अपने माँ के कपड़े पहनकर एक एनुअल पार्टी में जाती है, जहाँ वो निकोलो को फिर से एक दूसरे लड़के के साथ देखती है। उसे इग्नोर करके वो आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर क्रिस्टोफर पर पड़ती है, जो कि म्यूजिक बैंड के बीच में खड़ा पुंगी बजा रहा था। क्रिस्टोफर से इंप्रेस होकर वो उसके साथ डांस करना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टोफर पहले से किसी दूसरे लड़के के साथ डांस करने में बिजी था। तभी उसकी मुलाकात पार्टी में मौजूद एक अंग्रेज से होती है, जिसके साथ लूसी सुट्टा मारती है। सबको लगता है कि फाइनली लूसी को एक लड़का मिल गया है। लूसी भी ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने अपने लिए एक लड़का चुन लिया है। इसलिए पार्टी के बाद वो उस अंग्रेज को सबके सामने उसे किस करने कहती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। रास्ते में क्रिस्टोफर उसके पास आकर कहता है कि वो भी जल्दी अमेरिका जाने वाला है और इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है। लूसी कहती है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे, और वो उस अंग्रेज के साथ पार्टी से चली जाती है। विला पहुंचकर वो अंग्रेज लूसी की अनबॉक्सिंग करना शुरू कर देता है, पर लूसी उसे रोक देती है और उस रात दोनों के बीच कुछ नहीं होता। लेकिन कम्युनिटी में सबको लगता है कि लूसी अब एक वर्जिन नहीं रही। अगली सुबह ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से एलेक्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तभी उसे हॉस्पिटल लेने के लिए एक एम्बुलेंस आती है। हॉस्पिटल जाने से पहले लूसी आखिरी बार के लिए एलेक्स से मिलती है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। एलेक्स के जाते ही लूसी की नजर यान के द्वारा बनाई गई कुछ मूर्तियों पर पड़ती है और उन्हें देखने के बाद उसे अपनी माँ की कविताओं के अर्थ समझ में आ जाता है। उसके माँ ने उसके पिता को जिस तरह अपनी कविताओं में डिस्क्राइब किया था, उस कम्युनिटी में यान को छोड़कर और कोई भी ऐसा इंसान नहीं था। लूसी सीधा जाके यान को कन्फ्रंट करती है और उसे साल 1975 के बारे में पूछती है, जब उसकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी। दोस्तों, इतने सारे मतलब निकलने के बाद भी ये दुविधा दूर नहीं होता कि यान उसके पिता है या नहीं। लेकिन यान कन्फेस करता है कि उस साल उसने सारा के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया था और तब वो एक शादीशुदा आदमी भी था। इन सब तमाम दुविधाओं के बावजूद यान लूसी को अपनी बेटी मान लेता है और लूसी को फाइनली अपने असली पिता मिल गए थे। इसके बाद हम क्रिस्टोफर को देखते हैं, जो लूसी से मिलने उसके पास आया हुआ था। लेकिन तभी अचानक एक मधुमक्खी लूसी को काट लेती है। क्रिस्टोफर उसे पास ही के एक नदी के किनारे ले जाता है, जहां वो लूसी के डंक लगे हुए जगह पर गीली मिट्टी लगा देता है। इसके बाद दोनों टहलने लगते हैं। क्रिस्टोफर लूसी से कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार निकोलो बनकर लव लेटर लिखा था, क्योंकि निकोलो ने कब का तुम्हारे लव लेटर्स का रिप्लाई देना बंद कर दिया था। ये वही लेटर था जिसे पढ़कर लूसी को निकोलो से प्यार हो गया था। लूसी को यकीन नहीं होता है कि क्रिस्टोफर ने ही वो लेटर लिखा था। क्रिस्टोफर उस लेटर में लिखे गए बोल लूसी को सुनाता है और उसे उसी पेड़ के पास ले जाता है जिसे उसने उस लेटर में डिस्क्राइब किया था। तब जाकर लूसी को यकीन हो जाता है कि क्रिस्टोफर ने उस लेटर को लिखा था। लूसी और क्रिस्टोफर उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं और शाम होते ही दोनों उसी पेड़ के नीचे इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ पर लूसी ने भी फाइनली अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी और उसका सपना भी पूरा हो गया था। उसने उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करी जिसे वो प्यार करती थी। मतलब वो निकोलो से नहीं, बल्कि उस लेटर्स को लिखने वाले को चाहती थी। अगली सुबह दोनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टोफर लूसी से कहता है कि ये उसका भी फर्स्ट टाइम था, जिसे सुनकर लूसी को काफी खुशी होती है। और गाइस, इसी तरह इस खूबसूरत मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये थी स्टीलिंग ब्यूटी की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1996 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी 10 को, जो कि 1979 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 42 साल के टर्की सॉन्ग राइटर की, जो कि एक न्यूली मैरिड लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए उसके पीछे पीछे मैक्सिको तक चला जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अधगड़ आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज जैसे ही सुबह सुबह अपनी कार लेकर निकलता है तो उसकी नजर जॉगिंग कर रही कुछ लड़कियों की तरफ जाती है, क्योंकि जॉर्ज एक ठरकी किस्म का आदमी है। अभी कल रात ही तो जॉर्ज ने अपना 42वां जन्मदिन मनाया है। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज की लाइफ में कोई लड़की नहीं है।
जॉर्ज की एक दोस्त है समंथा, जो कि एक्ट्रेस है और वो जॉर्ज को काफी पसंद भी करती है। दोनों साथ में रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन अब जॉर्ज को इस बात का दुख है कि उसकी जवानी धीरे धीरे ढलती जा रही है। जॉर्ज जब एक रेड लाइट पर रुकता है तो सामने की कार में उसे एक लड़की दुल्हन के लिबास में दिखाई देती है, जिसकी तरफ जॉर्ज काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन वो लड़की जॉर्ज को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जॉर्ज से कंट्रोल नहीं हो पाता और वो उस कार का पीछा करने लगता है। कार का पीछा करते समय जॉर्ज अपनी कार को एक पुलिस वाले की कार में ठोक देता है। अब पुलिस वाले जॉर्ज से उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। जॉर्ज अपना लाइसेंस दिखाता है जो कि पहले ही एक्सपायर हो चुका है, लेकिन किसी तरह जॉर्ज उन पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़वा लेता है। वो चर्च में पहुंचता है जहां पर उस लड़की की शादी हो रही थी। उस लड़की का नाम जेनी है। जेनी की शादी डेविड नाम के एक लड़के से हो रही थी। जॉर्ज एक कोने में छिपकर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन तभी एक मधुमक्खी जॉर्ज को उसके नाक पर काट लेती है। उसके चिल्लाने पर सभी लोग उसे देख लेते हैं। जॉर्ज वहां से बचकर बाहर निकल आता है। जॉर्ज की आदत है कि वो टेलीस्कोप की मदद से पड़ोस वाली लड़कियों पर नजर रखता है। जॉर्ज के सामने वाले घर में अक्सर पार्टीज होती रहती हैं, जहां पर लड़कियां बिना कपड़ों के इधर इधर घूमती हैं। लेकिन अब समंथा को पता चलता है तो वो कहती है कि तुम्हारी उम्र 42 की हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे अंदर की ठरक अभी तक नहीं गई। जॉर्ज कहता है कि मैं तो बस उन्हें देख रहा था। समंथा नाराज होकर वहां से चली जाती है। जॉर्ज उसे मनाने के लिए अपने घर से बाहर आता है, लेकिन जॉर्ज के घर का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। अब उसके पास घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो वापस अपनी टेलीस्कोप वाली जगह पर आ जाता है। वो देखता है कि सामने वाले घर में एक लड़की अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रही है। अब जॉर्ज को ये सब देखने में मजा आने लगा है, जिसमें वो समंथा के बारे में भूल ही जाता है। अगली सुबह समंथा जॉर्ज को फोन करती है, लेकिन जॉर्ज सही ढंग से उससे बात भी नहीं करता। आज फिर वो टेलीस्कोप की मदद से सामने वाले घर में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो नीचे गिर जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से वापस ऊपर आता तो है, जिसमें उसके दांत तक टूट जाते हैं। जॉर्ज अपने दांतों का इलाज करवाने एक डेंटिस्ट के पास चला जाता है। वो डेंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि जेनी का फादर है। जहां पर बातों ही बातों में जॉर्ज को पता चलता है कि जेनी अपने हस्बैंड के साथ मैक्सिको गई हुई है। जॉर्ज जेनी के पीछे मैक्सिको चला जाता है। समंथा जॉर्ज को फोन करने की कोशिश तो करती है, लेकिन जॉर्ज बेचारा फोन कैसे उठाए, क्योंकि वो तो वहां पर है ही नहीं। जॉर्ज नशे की हालत में मैक्सिको के एक होटल में पहुंच जाता है। जॉर्ज इतने नशे में है कि होटल का स्टाफ उसे उसके कमरे तक छोड़ने आता है। कमरे में आते ही जॉर्ज अपने बेड पर सो जाता है। जॉर्ज यहाँ पर जेनी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जेनी नहीं मिलती। फिर रात को उसकी मुलाकात मैरी नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। मैरी दरअसल उसी घर में पार्टी में थी जो जॉर्ज के घर के सामने है। मैरी जॉर्ज से कहती है कि मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था। जॉर्ज ने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन जॉर्ज झूठ बोलता है कि हाँ मैंने भी तुम्हें देखा था। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और मैरी के रूम में जाकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन मैरी जॉर्ज की बातों से बोर होने लगती है। अगले दिन बीच पर जॉर्ज को जेनी दिखाई देती है। जेनी ने स्विमिंग सूट पहना हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ जेनी का हस्बैंड पानी में डूबने वाला था। यहाँ पर जॉर्ज को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो जेनी के हस्बैंड की जान बचाकर उसकी नजरों में हीरो बन जाए। जॉर्ज का ये प्लान कामयाब रहता है। मीडिया वाले जॉर्ज को डेविड को बचाते समय शूट कर लेते हैं। इन सब की वजह से जॉर्ज अब काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। समंथा जब टीवी पर जॉर्ज को देखती है
तो वो काफी गुस्सा होती है और जॉर्ज को फोन लगाती है, लेकिन उसकी बात जॉर्ज से नहीं हो पाती। जेनी के हस्बैंड डेविड को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है और जेनी अपने घर में बिल्कुल अकेली है। जॉर्ज इस बात का फायदा उठाकर जेनी से मिलने उसके घर चला जाता है। जॉर्ज को देखकर जेनी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी नजरों में वो एक हीरो से कम नहीं था। इस समय जेनी ने अपने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल ही पहना हुआ था। ये देखकर जॉर्ज और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो मन ही मन अब जेनी को इमेजिन करने लगा था। ये दोनों बैठकर साथ में बातें करते हैं। जेनी बताती है कि ये शादी उसने मजबूरी में की है, क्योंकि मेरे फादर को लगता है कि डेविड एक सक्सेसफुल मैन है, जबकि जेनी ऐसा नहीं सोचती। उसे लगता है कि इसमें लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है। अब धीरे धीरे जेनी और जॉर्ज की दोस्ती बढ़ने लगी थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर सनसेट को देखते हैं और वापस जेनी के होटल रूम में पहुंचते हैं। जेनी जॉर्ज को ड्रिंक ऑफर करती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। तभी हॉस्पिटल से डेविड का फोन आता है, जो कि जॉर्ज को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद जेनी जॉर्ज से कहती है कि वो डेविड से प्यार नहीं करती, लेकिन जॉर्ज अचानक कमरे से बाहर आ जाता है। जॉर्ज को अब एहसास होता है कि वो तो समंथा से ही प्यार करता है। जेनी तो बस उसकी एक अट्रैक्शन थी। वो समंथा के पास जाता है और उससे माफी भी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन समंथा कहती है कि तुमने बहुत देर कर दी है, मैं अब किसी और के साथ डेट पर जा रही हूँ। जॉर्ज सैड होकर अपने घर में पियानो बजाने लगता है कि तभी पीछे से समंथा आती है। वो कहती है कि मैंने अपनी डेट कैंसिल कर दी है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे को प्रपोज भी करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जबकि आसपास के लोग इन्हें टेलीस्कोप की मदद से देख रहे थे। जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। इस फिल्म की कहानी डायना नाम की एक खूबसूरत लेडी के बारे में है, जिसको उसका हस्बैंड अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिससे डायना हमेशा अपसेट रहती थी। अब अपने हस्बैंड की बुझ चुकी आग को फिर से जलाने के लिए डायना उसे अलग अलग किस्से सुनाती है कि कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेताब है, और वो भी उन्हें सिड्यूस करने के लिए क्या क्या हरकतें करती रहती है। अब ये सब सुनने के बाद उसके हस्बैंड के अंदर की आग अब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाती है, और दोनों दिन रात एक कर देते हैं। अब उनकी प्यार की यह ज्वालामुखी कब तक जलती रहती है, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट। तो कहानी शुरू होती है कैमरामैन से, जो कि अपने भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसके कैमरा का फोकस मूवी के मेन कैरेक्टर डायना के टेबल से हट ही नहीं रहा था। डायना अपने हस्बैंड को एक सॉरी लेटर लिख रही थी। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां डायना अपने हस्बैंड पाब्लो के साथ एक टेरेस पार्टी में गई हुई थी। वहां उसकी बहन नाडिया भी आई हुई थी। उस पार्टी में सभी एक दूसरे को डांस के साथ साथ बॉडी मसाज देने में बिजी थे। डायनी भी एक कोने में खड़ी सबको डांस करते हुए देख रही थी। तभी अल्फोंसो नाम का एक आदमी डायना के पास आकर उसे डांस करने के लिए पूछता है, और डांस करते करते उसे सिड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बह जाती है और उसके स्पर्श को एंजॉय करने लगती है। लेकिन पाब्लो भी उन्हें देख रहा था, इसी वजह से डायना मेकअप ठीक करने के बहाने वॉशरूम चली जाती है, और उसके पीछे पीछे अल्फोंसो भी वहां खींचा चला आता है। वॉशरूम में दोनों गपागप करने ही वाले थे कि तभी पाब्लो वहां आ जाता है। पाब्लो के आते ही अल्फोंसो वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाता है, और पाब्लो को कानों कान किसी बात की खबर नहीं लगती। दरअसल पाब्लो को अल्फोंसो पर शक हो गया था कि कहीं वो वॉशरूम में उसके बीवी के साथ हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा है। इसके बाद पाब्लो डायना से कहता है कि मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, चलो घर चलते हैं। गाइस, दरअसल पिछले कुछ सालों से पाब्लो और डायना के बीच रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था। पाब्लो और पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, जो बात डायना को हमेशा खटकती थी। फिर वो डायना को लेकर पार्टी से चला जाता है। घर वापस जाते समय पाब्लो डायना से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है कि उसका नाम अल्फोंसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था।
तो इस पर पाब्लो कहता है कि अगर तुम्हें उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है मैं वही करने तो वॉशरूम में गई थी, पर तुम कबाब में हड्डी बनकर वहां आ गए। फिर पाब्लो कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया था। तब डायना से बताती है कि अल्फोंसो उधर दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। इन सब बातों पर पाब्लो को जरा भी विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था कि डायना सिर्फ उसे जलाने के लिए वो सब कह रही है, पर इन सब बातों से पाब्लो काफी उत्तेजित हो गया था और रास्ते के साइड में ही कार रुकाकर दोनों कार में ही गपागप करने लग जाते हैं। वहां कुछ कॉल गर्ल्स भी मौजूद थी। वो उन दोनों को कार में इंटीमेट होता देखकर कहती है कि हम तो बस नाम से बदनाम हैं, असली कांड तो यही लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के छोटे चेतन को गुड मॉर्निंग कहते हुए इसे जगाती है, पर पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से छोटा चेतन गहरी नींद में सो रहा था। कोई चारा ना होने की वजह से डायना अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं जो कि एक भीड़भाड़ वाली बस में खड़ी खड़ी सबके साथ नेक्स्ट लेवल वाली हंसी मजाक करने लगी होती है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वो अंडरगारमेंट्स के एक शोरूम में चली जाती है जहां वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी जॉब करती थी। उस शोरूम में क्लेलो नाम की लेडी भी जॉब किया करती थी। कुछ देर बाद शोरूम का मैनेजर सिल्वियो वहां आता है और लेलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसकी लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से पूछती है कि तुम सिल्वियो के साथ वो सब कैसे कर लेती हो, वो तो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। तो लेलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता है, मुझे सिल्वियो के टेक्निक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तभी सिल्वियो वहां आकर डायना से कहता है कि तुम्हारी बहन नाडिया तुमसे मिलने आई है। नाडिया डायना को बताती है कि वेनिस में उसकी आंट एमा का देहांत हो चुका है और उसे उनकी मयत में जाना पड़ेगा। डायना कहती है तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से ही फुर्सत नहीं है। फिर डायना कहती है कि मैं भी अपने काम छोड़कर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं देगा। तभी सिल्वियो वहां आता है और डायना से कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट की फ्यूनरल में जाओ और यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। नाडिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रख लूंगी, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसलिए रात को पाब्लो उसके साथ जाने से पहले गपागप करना चाहता था। लेकिन पाब्लो को भी एक परेशानी थी, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं हो पाता था। इसी वजह से वो और डायना टीवी में डॉक्टर्स एडवेंचर्स लगाकर देखने लगते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो क्या तुम उस डॉक्टर के साथ गपागप कर लेती। तो डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर यंग होता तो वो जरूर उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती, और अगर डॉक्टर कोई बूढ़ा होता तो वो नहीं करती। इतना सुनते ही पाब्लो एकदम चार्ज हो जाता है और दोनों सोफा तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपनी आंट की फ्यूनरल के बाद एक मीटिंग में उसे बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट को उसके नाम पर करवा दिया है। यह सुनकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था। वो डायना की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है, तो डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि मार्को अभी नहीं जा सकता है, उसे मेरे साथ रात में डिनर करना है। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से कहता है कि तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पीकर आता हूँ। चाय तो बस एक बहाना था, असल में मार्को डायना के साथ गपागप करने की फिरक में था और डायना भी रेडी थी। दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता है और वही कोने में जाकर दोनों चुम्मा चटी करने लग जाते हैं। डायना कहती है कि पब्लिक प्लेस में ये सब करना ठीक नहीं होगा, चलो मेरे घर चलो, वहां जाकर गुटरगू करेंगे। लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए वो डायना से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधे अपनी आंट की अपार्टमेंट में पहुंचती है जो कि अब उसके नाम हो चुका था। वहां कमरे में डायना को आंट के कुछ खतरनाक फोटोज और वो वाली वीडियो टेप्स मिलती है, जिसे देखने के बाद डायना को अपनी आंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो पाब्लो का हालचाल पूछने के लिए फोन घुमाने लगती है। तभी उसे अचानक अल्फोंसो की याद आ जाती है जो कि वेनिस में ही रहता है। डायना के पास अल्फोंसो का नंबर भी था। बिना समय गवाए वो अल्फोंसो को फोन लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फोंसो कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, साथ में मिलकर लूडो खेलेंगे। डायना उसी वक्त बन ठन कर अल्फोंसो के बताए पते पर पहुंच जाती है, जहां पर अल्फोंसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही अल्फोंसो वॉशरूम वाली अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना वेनिस से वापस अपने हस्बैंड के पास लौट आई थी और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है। हमेशा की तरह पाब्लो को डायना की बातें सिर्फ एक मजाक ही लग रही थी। उसे लगता था कि डायना सिर्फ उसे उत्तेजित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। लेकिन तभी उसकी नजर डायना के गर्दन पर बनी एक लव बाइट पर पड़ती है। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है कि डायना वेनिस से अपना तबला बजवा कर आ रही है, और साथ ही साथ उसे डायना की अब तक बताई गई सारी कहानियां भी समझ में आ जाती है। अब तक पाब्लो को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार चमाट मार देता है। इस बात की वजह से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था तो तुम्हें पाब्लो को वो सब बताने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, उसने ही मेरे गर्दन पर लव बाइट को देखकर सब कुछ समझ लिया। तो नाडिया कहती है जो हुआ सो हुआ, अब 2 पेग मारो और उस गांडू को भूल जाओ, लड़कों की कमी थोड़ी है।
पर डायना अपने हस्बैंड को सच में बहुत प्यार करती थी और अब तक वो जो कर रही थी वो दरअसल उसकी फैंटेसीज थी। नाडिया कहती है कि ठीक है, मैं पाब्लो से एक बार बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नाडिया पाब्लो के घर जाती है। गाइस, दरअसल नाडिया के मन में पहले से पाब्लो के लिए फीलिंग्स थे। उसके घर पहुंचकर वो पाब्लो को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता। वो भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस लौटती है और डायना को पाब्लो के बारे में सब उल्टा बताती है और उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसे कार राइड पर लेकर जाती है। नाडिया, डायना और उसका एक दोस्त एक रोड साइड पार्टी में पहुंचती है, जहां कई सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस को छोड़कर बाकी सब करने में बिजी थे। डायना बारटेंडर के पास जाकर एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। वो बारटेंडर डायना के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। पूछने पर वो डायना से कहती है कि ये बाबा बंगाली का एक स्पेशल गोली है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रिंक पीते ही डायना अपना होश खो बैठती है और एक टीनेज लड़के को अपने साथ एक कोने में ले जाकर उसके साथ गपागप करने लगती है। उस गोली का असर इतना ज्यादा था कि डायना 4 और लड़कों के साथ जाकर डांस करने लगती है, पर वो लड़के डांस छोड़कर बाकी सब करना अच्छी तरीके से जानते थे। तभी डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ अभी 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ वो और भी बहुत कुछ पाब्लो को सुना देती है। यहाँ से सीन सीधे मूवी के स्टार्टिंग वाली सीन में शिफ्ट होता है, जहां हम डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछली रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो पाब्लो के साथ किया वो गलत था। उधर पाब्लो को भी डायना की याद सताने लग गई थी। सीन चेंज होता है और हम डायना को अंडरगारमेंट शॉप में काम करते हुए देखते हैं। उसी वक्त सिल्वियो अपने नीस के साथ वहां आता है और लेलो को उसके लिए नए अंडरगारमेंट्स दिखाने के लिए कहता है। तभी सिल्वियो की नजर डायना पर पड़ती है और उसे काफी उदास देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद सिल्वियो उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहां सिल्वियो बातों ही बातों में डायना को सिड्यूस करने लगता है और डायना भी भावनाओं में बहने ही वाली होती है कि तभी पाब्लो वहां आ जाता है। मतलब भाई साहब हमेशा सही टाइम पे ही एंट्री मारते हैं। पाब्लो के आते ही डायना तुरंत उसके पास जाकर अपने करतूत के लिए उसे माफी मांगने लगती है। पाब्लो ने भी उसकी सारी गलतियां को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा काम कभी नहीं करेगी। फिर दोनों घर पहुंचते और पलंग तोड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान कैमरामैन अपने कैमरा को सीलिंग की तरफ कर देता है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ऑल लेडीज डू इट की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बेम्बोला को, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक बेम्बोला नाम की लड़की की, जो जेल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन वहां पर बेम्बोला को एक कैदी के साथ प्यार हो जाता है, जो जेल से बाहर आने के बाद हर जगह बेम्बोला के साथ जानवरों की तरह इंटीमेट होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीना है, लेकिन पूरा शहर उसे बेम्बोला के नाम से जानता है। बेम्बोला अपनी साइकिल पर अपनी बकरी अमीलिया के साथ शहर से वापस अपने घर जा रही थी। वो रास्ते में से खाने के लिए कुछ इल्स खरीदती है। बेम्बोला की माँ एक मीट शॉप चलाती है और वो हर समय नशे की हालत में रहती है। बेम्बोला का एक भाई भी है जिसका नाम फ्लेवियो है और वो एक गे बॉय है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेम्बोला की बकरी अमीलिया मर जाती है, जिससे कि बेम्बोला काफी ज्यादा प्यार करती थी। और कुछ दिनों बाद नशे की हालत में बेम्बोला की माँ की भी मौत हो जाती है। लेकिन इन सब से बेम्बोला और उसके भाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माँ नशे की हालत में उन्हें काफी ज्यादा तंग करती थी। बेम्बोला फ्लेवियो से कहती है कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन फ्लेवियो बेम्बोला को एक नई बकरी लाकर देता है जिसका नाम लिली है, और वो बेम्बोला से कहता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और मेरा एक दोस्त है ऊगो, जो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करेगा। अगले दिन फ्लेवियो बेम्बोला को ऊगो से मिलवाता है। ऊगो बेम्बोला को देखकर उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बेम्बोला दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी।
वो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, जिससे कि उन तीनों को काफी ज्यादा आमदन होने लगती है। अब वो उगो बेम्बोला से प्यार करने लगा था। वो किसी और लड़के को बेम्बोला के करीब तक नहीं आने देता था। रात को डिनर पर बेम्बोला उगो से कहती है कि मैं कल फ्लेबियो के साथ एक्वा पार्क घूमने जा रही हूँ। उगो भी उनके साथ चला जाता है, क्योंकि वो बेम्बोला को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पर एक स्टीमियो नाम का लड़का पूल में बेम्बोला के साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर उगो काफी जेलस फील करता है। कुछ टाइम बाद वो तीनों पूल के किनारे सो जाते हैं, लेकिन बेम्बोला वहां से उठकर स्टीमियो के पास चली जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में पूल में नहाने भी लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उगो जाग जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर उगो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उगो स्टीमियो के साथ फाइट करने लगता है। स्टीमियो उगो को धक्का मारता है, जिससे उगो का सर एक पाइप में जा टकराता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके सिलसिले में स्टीमियो जेल चला जाता है। कुछ दिनों बाद बेम्बोला फ्लेबियो के साथ स्टीमियो से मिलने जेल चली जाती है, जहां पर एक फूरियो नाम का कैदी बेम्बोला की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। बेम्बोला स्टीमियो से पूछती है कि उसके वकील ने उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब सोची है या फिर नहीं। स्टीमियो कहता है कि वो अपना काम कर रहा है और वो बहुत जल्दी ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। तभी वहां पर फूरियो आकर उन्हें तंग करने लगता है। स्टीमियो बेम्बोला से उसकी एक फोटो मंगवाता है, क्योंकि वो बेम्बोला को यहाँ पर काफी मिस करता है। जेल में फूरियो स्टीमियो से कहता है कि तुम अब बेम्बोला को भूल जाओ, क्योंकि मैं बेम्बोला से प्यार करने लगा हूँ और तुम वो फोटो भी मुझे दे दोगे जो बेम्बोला तुम्हें देने वाली है। अगले दिन फूरियो स्टीमियो से बेम्बोला की वो फोटो छीन लेता है और वो अपने आदमियों की मदद से स्टीमियो को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब बेम्बोला स्टीमियो से मिलने जेल जाती है, तो वहां पर स्टीमियो की जगह फूरियो बैठा था। वो बेम्बोला से कहता है कि स्टीमियो तुमसे मिलने की हालत में नहीं है, और हाँ, मैंने तुम्हारी फोटोज देखी थी जिनमें तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेम्बोला गुस्से में वहां से चली जाती है। घर जाकर बेम्बोला ये सारी बात फ्लेबियो को बताती है। बेम्बोला फ्लेबियो से कहती है कि फूरियो स्टीमियो को टॉर्चर कर रहा है और उसने मेरी फोटोज भी स्टीमियो से छीन ली थी। फ्लेबियो स्टीमियो से मिलने जेल चला जाता है, क्योंकि फ्लेबियो भी स्टीमियो से प्यार करने लगा था, लेकिन स्टीमियो काफी डरा हुआ था और वो फ्लेबियो को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ फूरियो बेम्बोला के प्यार में पागल हो रहा था। फ्लेबियो बेम्बोला से कहता है कि अगर तुम स्टीमियो को फूरियो से बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बार फूरियो से मिलना चाहिए। बेम्बोला फूरियो से मिलने जेल में उसके कमरे में चली जाती है, जहां पर फूरियो बेम्बोला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। बेम्बोला स्टीमियो के लिए अपने कपड़े उतार देती है, जिसके बाद फूरियो जबरदस्ती बेम्बोला के साथ इंटीमेट होता है। घर जाने के बाद बेम्बोला परेशान होकर ये सब कुछ फ्लेबियो को बताती है, लेकिन अब बेम्बोला भी फूरियो को पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों बाद बेम्बोला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात फूरियो को बताने जेल चली जाती है, लेकिन फूरियो उसकी बात सुने बिना ही जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि फूरियो एक पागल और गुस्से वाला इंसान है। थोड़े समय बाद फूरियो जेल से बाहर आ जाता है और वो रहने के लिए बेम्बोला के घर ही चला जाता है, जहां पर वो बेम्बोला को काफी ज्यादा तंग करता है। वो बेम्बोला को मारता भी है और जबरदस्ती उसके साथ खुलेआम इंटीमेट भी होता है, जो कि बेम्बोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन बेम्बोला बेचारी करे तो क्या करे, क्योंकि वो भी अब फूरियो से प्यार करती है। दूसरी तरफ फ्लेबियो फूरियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो बेम्बोला से कहता है कि हमें फूरियो को यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन बेम्बोला मना कर देती है। फूरियो
फूरियो को खाना ना मिलने पर फूरियो बेम्बोला के साथ इंटीमेट तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसे काफी ज्यादा मारता भी है। अगले दिन रेस्टोरेंट में एक लड़का बेम्बोला के साथ डांस करने की कोशिश करता है। ये देखकर फूरियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सभी लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और साथ ही उस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देता है। वो बेम्बोला को भी एक कमरे में बंद कर देता है, जिस वजह से फ्लेबियो और फूरियो आपस में लड़ने लगते हैं। फ्लेबियो फूरियो से बचने के लिए एक खाली कश्ती में छिप जाता है। फूरियो उस कश्ती को आग लगा देता है। फूरियो को लगता है कि शायद फ्लेबियो मर गया है, लेकिन फ्लेबियो किसी तरह से बच जाता है। अगले दिन जब फूरियो सो रहा था तो बेम्बोला अपने कमरे में से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां पर फूरियो उठ जाता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। वो बेम्बोला को पकड़ लेता है और वहीं पर बेम्बोला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फ्लेबियो आ जाता है और वो फूरियो को गन से शूट कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि फूरियो की मौत हो जाती है। अब स्टीमियो भी जेल से बाहर आ चुका है और वो अब फ्लेबियो के साथ ही रहेगा, लेकिन बेम्बोला अपने बच्चे के साथ ये जगह छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने कहीं दूर जा रही है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी लिलिया फॉरएवर को, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 16 साल की लड़की की जो पैसों की कमी के कारण क्लब में जाकर अनजान लड़कों के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन आखिर में उसे अपने इस फैसले पर काफी पछतावा होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम लिल्जा है और वो सिर्फ 16 साल की है, जो अपनी मॉम के साथ रशिया में रहती है। तभी लिल्जा की फ्रेंड उसके घर आती है। लिल्जा उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ यूएसए जा रही हूँ, क्योंकि मेरी मॉम का बॉयफ्रेंड यूएसए में रहता है, जिस वजह से मैं और मेरी मॉम यूएसए में शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके बाद वो दोनों घर के बाहर घूमने चली जाती हैं। लिल्जा अपनी दोस्त को बताती है कि मेरी मॉम का बॉयफ्रेंड रशियन है, लेकिन वो अमेरिका में रहता है। लिल्जा यूएसए जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। शाम को डिनर पर लिल्जा की मॉम उसे बताती है कि पहले मैं यूएसए जाऊंगी और वहां पर सेटल होने के बाद मैं तुम्हें भी वहां पर बुला लूंगी। ये सब कुछ सुनकर लिल्जा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन जब लिल्जा की मॉम यूएसए जा रही थी तो लिल्जा वहां पर आकर उन्हें मनाने की कोशिश करती है, क्योंकि लिल्जा अपनी मॉम के साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन लिल्जा की मॉम उसे वहां पर छोड़कर चली जाती है। तभी लिल्जा की आंट वहां पर आकर लिल्जा को अपने साथ एक नए फ्लैट में लेकर चली जाती है, क्योंकि लिल्जा की मॉम ने लिल्जा से कहा था कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी आंट ही तुम्हारा ख्याल रखेंगी। लेकिन लिल्जा वहां पर रहने से मना कर देती है, क्योंकि वो फ्लैट छोटा सा एक टूटा फूटा कमरा था। लिल्जा की आंट उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती तो तुम्हें सड़क पर रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे उस बड़े से घर का रेंट कोई भी नहीं देने वाला। जिसके बाद लिल्जा वहां पर रहने के लिए मान जाती है। रात को लिल्जा के घर के बाहर हमें एक छोटा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम व्लोडिया है। वो सारी रात लिल्जा के घर के बाहर ही खेलता रहता है और वहीं पर ही सो जाता है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे लिल्जा का खूब मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लिल्जा ने उन सबसे बोला था कि मैं यूएसए जाने वाली हूँ। लिल्जा गुस्सा होकर बिना एग्जाम दिए ही क्लास से बाहर चली जाती है। रात को जब लिल्जा के दोस्त उसे मिलने जा रहे थे तो वो छोटा लड़का व्लोडिया भी उनके साथ चला जाता है। वो सभी लोग मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर लिल्जा की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड आपस में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके बाद वो छोटा लड़का व्लोडिया भी लिल्जा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लिल्जा उसे कहती है कि तुम अभी काफी छोटे हो,
थोड़े टाइम बाद जब सभी लोग नशे में सो रहे थे तो लीलजा की आंट वहां पर आकर लीलजा को एक थप्पड़ मारती है और लीलजा के सभी दोस्तों को घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन व्लोडिया जब अपने घर वापस जाता है तो उसके डैड गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो उदास होकर एक ब्रिज के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर लीलजा आती है और उसे ब्रिज से नीचे उतरने के लिए बोलती है। व्लोडिया लीलजा से कहता है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। लीलजा मान जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। आगे हम देखते हैं कि धीरे धीरे लीलजा के सारे पैसे खत्म हो रहे थे। फिर एक दिन लीलजा अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में चली जाती है। लीलजा की फ्रेंड उसे बताती है कि मैं पार्टीज में जाकर अनजान लड़कों को फंसाकर उनके साथ इंटीमेट होती हूँ, जिसके बदले में मुझे काफी सारे पैसे मिलते हैं और वो लीलजा को भी ऐसा ही करने को बोलती है, लेकिन लीलजा मना कर देती है। रात को जब लीलजा अपने घर पर सो रही थी तभी वहां पर उसकी फ्रेंड अपने डैड के साथ आती है और उसे कहती है कि लो तुम्हारे पैसे। अब यहाँ पर लीलजा को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी फ्रेंड ने उसे पैसे क्यों दिए। अगले दिन लीलजा स्कूल में अपनी फ्रेंड से मिलती है और कहती है कि कल रात तुमने मुझे पैसे क्यों दिए। तो उसकी फ्रेंड बताती है कि मेरे डैड को मेरे पास से कुछ पैसे मिले तो मैंने उनसे कहा कि ये पैसे लीलजा के हैं, क्योंकि लीलजा पार्टीज में जाकर लड़कों के साथ इंटीमेट होकर पैसे कमाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद लीलजा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और उन पैसों को डस्टबिन में फेंक देती है। अब कुछ लड़के लीलजा को तंग करने लगते हैं, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने सभी को बता दिया था कि लीलजा पैसों के लिए लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। लीलजा जैसे ही अपने घर जाती है तो वहां पर लाइट नहीं थी, क्योंकि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उसके घर की लाइट काट दी गई थी और वो कुछ पैसे लेने के लिए अपनी आंट के पास चली जाती है। लीलजा की आंट उसे पैसे देने से मना कर देती है। अब लीलजा यहाँ पर समझ चुकी थी कि उसकी आंट ने उसके साथ धोखा किया है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। लीलजा सड़क पर अपना कुछ सामान बेचने की कोशिश तो करती है, लेकिन लीलजा के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे कि कोई खरीदना चाहे। तभी वहां पर व्लोडिया आकर उसे अपने साथ ले जाता है, जहां पर वो दोनों काफी सारी मस्ती करते हैं। सभी रास्ते बंद होने के बाद लीलजा एक क्लब में चली जाती है, जहां पर वो एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। अब लीलजा उन पैसों से अपने लिए कुछ खाने की चीजें और व्लोडिया के लिए एक बास्केटबॉल खरीदती है। व्लोडिया के पूछने पर वो उसे झूठ बोलती है कि ये पैसे मेरी मॉम ने भेजे हैं। पैसे खत्म होने के बाद वापस लीलजा उस क्लब में जाती है और एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है। फिर रात को जब वो वापस अपने घर जा रही थी तो वहां पर उसकी नाक से खून बहने लगता है। तभी वहां पर एक लड़का लीलजा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लीलजा मना करती है और कहती है कि तुम मुझे लिफ्ट देने के बहाने मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। लीलजा मान जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में वो दोनों आपस में बातें करते हैं, जहां पर वो लड़का अपना नाम एंड्री बताता है। लीलजा को उसके घर छोड़ने के बाद एंड्री उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम फिर कभी मिल सकते हैं। लीलजा को एंड्री की बातों पर ट्रस्ट होने लगा था, जिस वजह से वो उसे हाँ बोल देती है। रात को जब लीलजा ये सारी बातें व्लोडिया को बताती है तो व्लोडिया कहता है कि वो लड़का सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। लीलजा व्लोडिया की बातों पर ध्यान न देते हुए एंड्री के साथ घूमने चली जाती है, जहां पर वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ दिनों बाद जब लीलजा एंड्री के साथ होती है तो एंड्री लीलजा से कहता है कि तुम्हें ऐसी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि तुम एक अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो। एंड्री लीलजा को कहता है कि कुछ दिनों बाद मैं अपनी कंट्री स्वीडन जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, जहाँ पर तुम्हें एक अच्छी जॉब और एक बड़ा सा घर मिलेगा। रात को लीलजा के घर पर कुछ बदमाश लड़के आकर जबरदस्ती लीलजा के साथ इंटीमेट होते हैं। व्लोडिया उन्हें रोकने की
की कोशिश तो करता है लेकिन चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाता। ये सब कुछ होने के बाद लीलजा को इस जगह से नफरत सी होने लगी थी और वो स्वीडन जाने के लिए तैयार हो जाती है। लीलजा वलोडिया से कहती है कि मैं एंड्री से बात करूंगी कि वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाए। लीलजा एंड्री से मिलकर कहती है कि क्या हम वलोडिया को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, लेकिन एंड्री कहता है कि हम उसे बाद में आकर ले जाएंगे। रात को वलोडिया के पूछने पर लीलजा उसे झूठ बोलती है कि मैं एंड्री से तुम्हारे बारे में बात करना भूल गई, जहां पर वलोडिया कहता है कि एंड्री तुमसे झूठ बोल रहा है और वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। अगले दिन एंड्री लीलजा को फेक पासपोर्ट देता है। लीलजा के पूछने पर एंड्री उसे कहता है क्योंकि तुम 16 साल की हो, जिस वजह से वहां पर कोई भी तुम्हें जॉब पर नहीं रखेगा। अगले दिन जब लीलजा निकलने वाली थी तो वो वलोडिया को देखती है। वो उसे बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वलोडिया वहां से भाग जाता है। लीलजा एंड्री के साथ स्वीडन जाने के लिए निकल जाती है। तभी एंड्री कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी दादी काफी ज्यादा बीमार है और वो आखिरी बार मुझे देखना चाहती है। मैं तुम्हें स्वीडन में ही मिलूंगा। एंड्री के कहने पर लीलजा मान जाती है। एंड्री कहता है कि वहां पहुंचते ही मेरा बॉस तुम्हें पिकअप कर लेगा और वो 2 दिन बाद वहां पर आकर तुमसे मिलेगा। लीलजा स्वीडन पहुंच जाती है। वहां पर उसे एंड्री का बॉस मिलता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लीलजा से उसका पासपोर्ट लेकर अपने पास रख लेता है। फिर वो लीलजा को उसका फ्लैट दिखाता है। लीलजा उस नए फ्लैट को देखकर काफी खुश होती है और अपना सामान रखने के बाद वहां पर सो जाती है। अगले दिन जब लीलजा नहा रही थी तो उसका बॉस वहां पर आकर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। लीलजा वहां से भागने की कोशिश तो करती है लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। लीलजा के चिल्लाने पर उसका बॉस वहां पर आकर उसे मारने लगता है। फिर वो लीलजा को अपने साथ ले जाता है और एज अ सेक्स वर्कर काम करवाता है। लीलजा समझ जाती है कि एंड्री ने उसे फंसाया है लेकिन अब लीलजा के पास कोई चारा नहीं था। वो उसके बॉस के कहने पर अनजान लड़कों के साथ इंटीमेट होती है। लीलजा अपने बाल काट लेती है और गंदा सा मेकअप करती है ताकि कोई भी उसके पास ना आए, लेकिन लोग फिर भी उसके साथ इंटीमेट होते हैं। एक दिन लीलजा मौका देखकर कार से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका बॉस पकड़कर उसे काफी ज्यादा मारता है। लीलजा की खराब हालत की वजह से उसका बॉस डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए चला जाता है, लेकिन लीलजा देखती है कि कमरे का दरवाजा खुला है और वो वहां से भाग जाती है और एक ब्रिज से जंप लगाती है, जहां से सीधा हम लीलजा को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और लीलजा की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड को, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर की, जो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्रेक लेने के लिए एक स्ट्रिप डांसर को हायर करता है, लेकिन उसे उस स्ट्रिप डांसर से प्यार हो जाता है। मूवी की स्टार्टिंग एक 5 स्टार होटल से होती है, जहाँ का एक एम्प्लॉय एक लड़का लड़की को उनका रूम दिखा रहा था। होटल का एम्प्लॉय उनसे कहता है कि ये इस जगह का बेस्ट 5 स्टार होटल है, आप यहाँ पर बड़े ही आराम से और बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। उस लड़के का नाम रिचर्ड है और उसके साथ वाली लड़की फ्लोरेंस है। जिसके बाद ये मूवी पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हमें एक कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है। कॉफी शॉप में रिचर्ड की मुलाकात फ्लोरेंस के साथ होती है। रिचर्ड फ्लोरेंस से कहता है कि मैं तुम्हें अक्सर इस कॉफी शॉप में देखता हूँ। रिचर्ड के पूछने पर फ्लोरेंस बताती है कि मैं एक बैंड में एज अ ड्रम गर्ल का काम करती हूँ और मैं एक स्ट्रिप डांसर भी हूँ। रिचर्ड हैरान होते हुए फ्लोरेंस से कहता है कि तुम बिल्कुल भी किसी टाइप से स्ट्रिप डांसर नहीं लगती, क्योंकि तुम तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। कॉफी शॉप से जाते समय रिचर्ड के पूछने पर
फ्लोरेंस उसे अपने क्लब का नाम बता देती है जहां पर वो स्ट्रिप डांसर का काम करती थी। जिसके बाद रिचर्ड अगले दिन क्लब चला जाता है और वहां पर फ्लोरेंस से मिलता है। क्लब में वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। फ्लोरेंस एक वॉलमार्ट में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। कुछ दिनों बाद रिचर्ड वॉलमार्ट पर फ्लोरेंस से मिलने चला जाता है। रिचर्ड वहां पर फ्लोरेंस से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए लास वेगास में घूमने चलोगी और मैं तुम्हें इन सब के लिए $10,000 भी पे करूंगा। फ्लोरेंस कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और तुम इतने ज्यादा पैसे मुझ जैसी लड़की के लिए क्यों खर्च करना चाहते हो। रिचर्ड कहता है कि मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मैं एक सक्सेसफुल कंप्यूटर इंजीनियर हूं और पिछले साल ही मैंने अपनी जॉब से मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न किए हैं। आखिर में फ्लोरेंस मान जाती है लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी। फ्लोरेंस रिचर्ड से कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हो सकते और ना ही मुझे किस करोगे। तुम सिर्फ मुझे रात के 10 से 12 बजे तक टच कर सकते हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें कुछ हैंड जॉब्स भी दूंगी क्योंकि मैं किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं बनाना चाहती। जहां से ये मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। अब रिचर्ड फ्लोरेंस के साथ होटल के बाहर घूमने चला जाता है जहां पर वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। होटल रूम में वापस आने के बाद फ्लोरेंस रिचर्ड से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। रिचर्ड बताता है कि उसकी मॉम एक हाउसवाइफ है और उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है जो कि अब लंदन में रहती है और मेरे डैड तो मुझे छोड़कर पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं। जिसके बाद फ्लोरेंस नहाने के लिए चली जाती है। अब रात के 10 बजने ही वाले थे। रिचर्ड फ्लोरेंस के बाथरूम से बाहर आने का वेट कर रहा था। फ्लोरेंस तैयार होकर बाथरूम से बाहर आती है और रिचर्ड को एंटरटेन करने की कोशिश करती है। रिचर्ड पैशनेटली फ्लोरेंस को टच करता है जिसके बाद फ्लोरेंस रिचर्ड को एक हैंड जॉब देती है जिसे रिचर्ड काफी ज्यादा एंजॉय करता है। उसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। रिचर्ड फ्लोरेंस से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस ट्रिप से काफी ज्यादा खुश हो। फ्लोरेंस कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी ये ट्रिप इतनी ज्यादा अच्छी होगी। अगले दिन फ्लोरेंस और रिचर्ड एक दूसरे से काफी सारी बातें करते हैं जहां पर फ्लोरेंस रिचर्ड को अपनी पुरानी जॉब के बारे में बताती है जहां पर वो एज अ लॉक स्मिथ का काम करती थी। वो दोनों रिचर्ड के लैपटॉप पर कुछ गेम्स भी खेलते हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करने लगे थे। दोपहर को फ्लोरेंस रिचर्ड से कहती है कि मैं अपनी दोस्त जेरी से मिलने जा रही हूं जो कि यहीं लास वेगास में रहती है। रिचर्ड भी फ्लोरेंस के साथ जेरी के घर चला जाता है जहां पर रिचर्ड जेरी के साथ काफी घुल मिल जाता है। फ्लोरेंस उन दोनों को साथ में देखकर थोड़ा जेलस फील करती है और वो रिचर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है। जेरी से मिलने के बाद वो दोनों खाना खाने एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहां पर वो रिचर्ड के दोस्त ब्रेन से मिलते हैं। ब्रेन के पूछने पर फ्लोरेंस बताती है कि मैं और रिचर्ड बिजनेस पार्टनर है। हम दोनों ऑनलाइन हॉट वुमेन ड्रेसेस सेल करते हैं। दरअसल फ्लोरेंस रिचर्ड के दोस्त के साथ मजाक कर रही थी। रिचर्ड उन दोनों का ये कन्वर्सेशन काफी इंजॉय करता है जिसके बाद वो दोनों हंसते और इंजॉय करते हुए अपने होटल रूम में आ जाते हैं और जाने अनजाने में एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रिचर्ड फ्लोरेंस के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन फ्लोरेंस रिचर्ड को मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें अपने रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए। रिचर्ड मान जाता है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है। फ्लोरेंस बाथरूम में जाती है और फोन पर अपनी दोस्त जेरी से बात करती है कि शायद मैं रिचर्ड को लाइक करने लगी हूँ लेकिन मैं उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। जेरी फ्लोरेंस से कहती है कि तुम्हें आज रात अपनी पैंटी में टमाटो सॉस रखनी चाहिए जिससे कि रिचर्ड को लगेगा कि तुम ब्लीड कर रही हो और वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा। रात को 10 बजे के बाद रिचर्ड जैसे ही फ्लोरेंस के करीब आने की कोशिश करता है तो टमाटो सॉस फ्लोरेंस की ड्रेस से बाहर आने लगती है। रिचर्ड को लगता है कि शायद फ्लोरेंस ब्लीड कर रही है और वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश करता है। फ्लोरेंस ये सब कुछ देखकर रिचर्ड से कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद फ्लोरेंस की दोस्त जेरी रोते हुए फ्लोरेंस और रिचर्ड के पास आ जाती है। रिचर्ड के पूछने पर जेरी बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने
जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश की और मुझे काफी ज्यादा मारा भी, यहाँ तक कि वो मेरे सारे पैसे भी चुरा कर अपने साथ ले गया, जिस वजह से अब मैं अपने बेटे से मिलने भी नहीं जा सकती। रिचर्ड जेरी को कुछ पैसे देता है और उसे अपने बेटे से मिलने जाने के लिए कहता है। जेरी यहाँ पर रिचर्ड को थैंक यू बोलती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन फ्लोरेंस जेरी को ऐसा करने से रोकती है। जेरी गुस्से में फ्लोरेंस से कहती है कि तुम भी यहाँ पर पैसों के लिए रिचर्ड के साथ रह रही हो और मैं तो तुम्हारी असलियत पहले से ही जानती हूँ। ये कहने के बाद जेरी वहाँ से चली जाती है। फ्लोरेंस इमोशनल होकर रोने लगती है। रिचर्ड फ्लोरेंस को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन अगली सुबह फ्लोरेंस रिचर्ड को छोड़कर वहां से चली जाती है। रिचर्ड को रूम के फ्लोर पर फ्लोरेंस का एक लेटर मिलता है। रिचर्ड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और फ्लोरेंस ने 3 दिन साथ रहने के लिए वादा किया था। रिचर्ड क्लब से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जहां पर फ्लोरेंस काम करती थी, लेकिन उन्हें भी फ्लोरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रिचर्ड काफी सैड हो जाता है और शहर में इधर उधर घूमने लगता है क्योंकि वो फ्लोरेंस को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। दूसरी ओर फ्लोरेंस भी रिचर्ड के बिना काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। शाम को रिचर्ड वापस अपने कमरे में आ जाता है और फ्लोरेंस को अपने साथ इमेजिन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फ्लोरेंस आ जाती है और रिचर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अब रिचर्ड फ्लोरेंस से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फ्लोरेंस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। रिचर्ड कहता है कि क्या इतने समय में तुमने मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं किया? फ्लोरेंस कहती है कि तुमने सिर्फ पैसों के बदले मुझे हायर किया था, ये बस एक डील है, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रिचर्ड गुस्से में फिर से फ्लोरेंस के साथ इंटीमेट होता है और रोने लगता है। फ्लोरेंस रिचर्ड को होटल रूम में छोड़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन रिचर्ड भी वापस अपने काम पर चला जाता है, जहां पर रिचर्ड को अपने दोस्त का फोन आता है और वो रिचर्ड को बताता है कि तुमने कंपनी का $20 मिलियन का ऑफर जीत लिया है। लेकिन रिचर्ड को ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती क्योंकि वो अभी भी फ्लोरेंस को मिस कर रहा था। जिसके बाद रिचर्ड अपने कमरे में जाकर सो जाता है और फ्लोरेंस के सपने देखने लगता है। इस मूवी का अंत यही है कि हम पैसों के साथ किसी का प्यार नहीं खरीद सकते। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट्स द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी लुकिंग फॉर मिस्टर गुडबार को, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक थेरिसा नाम की लड़की की, जिसे अनजान लोगों के साथ रिलेशन बनाना काफी अच्छा लगता था, क्योंकि थेरिसा अपनी स्कोलिसिस की बीमारी यानी कि अपने बैकबोन के ऑपरेशन के वजह से कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्कूल की क्लास में एक लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम थेरिसा है, जहां पर प्रोफेसर मार्टिन थेरिसा और बाकी क्लास को पढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद ही थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन को अपने करीब आते हुए इमेजिन करने लगती है। प्रोफेसर मार्टिन के पूछने पर थेरिसा कहती है कि मैं तो बस अपनी स्कोलिसिस की बीमारी के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन के साथ उनके ऑफिस चली जाती है और प्रोफेसर मार्टिन को उनके ऑफिस के कामों में मदद करती है, क्योंकि थेरिसा भी एक अच्छी टीचर बनना चाहती थी। ऑफिस में प्रोफेसर मार्टिन थेरिसा से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है, जहां पर थेरिसा बताती है कि बचपन में पोलियो की वजह से मुझे इस बीमारी का शिकार होना पड़ा और अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में इस बीमारी की वजह से मेरी जान भी जा सकती है। प्रोफेसर मार्टिन इमोशनल होकर थेरिसा को कंफर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन थेरिसा कहती है कि अगर आप कंफर्ट देने की बजाय मुझे सीड्यूस करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। जिसके बाद थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन के करीब आती है और पहली बार किसी अनजान आदमी के साथ संभोग करती है, क्योंकि थेरिसा एक वर्जिन गर्ल थी। अब थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन से प्यार करने लगी थी
थेरिसा ऑफिस से सीधा अपने घर चली जाती है, जहां पर थेरिसा के मॉम डैड आपस में झगड़ा कर रहे थे क्योंकि थेरिसा की बहन कैथरीन ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है और अब वो उनके साथ रहने के लिए वापस घर आ गई है। जिसके बाद थेरिसा अपनी बहन कैथरीन से मिलती है और उससे डिवोर्स का कारण भी पूछती है। यहाँ पर कैथरीन कहती है कि डेनिस एक अच्छा लड़का नहीं है। कैथरीन रोते हुए थेरिसा को ये भी बताती है कि अब उसे हॉस्पिटल में अबॉर्शन के लिए भी जाना होगा, जहाँ पर थेरिसा कैथरीन को समझाने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद थेरिसा एक डीफ स्टूडेंट स्कूल में टीचर की जॉब के लिए चली जाती है। स्कूल के बाद थेरिसा तैयार होकर प्रोफेसर मार्टिन से मिलने चली जाती है, जहां पर प्रोफेसर मार्टिन काम की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे, यहां तक कि वो थेरिसा से सही तरीके से बात भी नहीं करता। अगली सुबह थेरिसा फिर से प्रोफेसर मार्टिन को फोन करने की कोशिश भी करती है, जहां पर प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ फोन उठाती है। जिसके बाद प्रोफेसर मार्टिन थेरिसा पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और थेरिसा से कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जिसके बाद थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन के करीब आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों आपस में संभोग भी करते हैं। अगले दिन कैथरीन अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वापस से घर आती है, लेकिन कैथरीन के डैड कैथरीन के नए बॉयफ्रेंड से मिलकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। दूसरी तरफ शाम को थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन से मिलने चली जाती है, जहां पर वो कार में ही प्रोफेसर मार्टिन के साथ इंटीमेट होती है। थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन से कहती है कि आज तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। यहाँ पर प्रोफेसर मार्टिन कहता है कि मैं एक ही लड़की की तरफ बार बार अट्रैक्ट नहीं होता। जिसके बाद थेरिसा एक बेसमेंट में जाकर रोने लगती है। अगले दिन थेरिसा प्रोफेसर मार्टिन के साथ ब्रेकअप कर लेती है, जिसके बाद थेरिसा का प्रोफेसर मार्टिन की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ दिनों बाद थेरिसा अपनी बहन कैथरीन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में चली जाती है और रात भर वहीं पर रुकती है। अगली सुबह थेरिसा जैसे ही घर वापस जाती है तो थेरिसा के फादर थेरिसा पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि वो सारी रात घर नहीं लौटी थी। थेरिसा अपने फादर से नाराज होकर कैथरीन के अपार्टमेंट में रहने चली जाती है। अगले दिन थेरिसा स्कूल में डीफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने चली जाती है, जहां पर एमी नाम की स्टूडेंट थेरिसा की फेवरेट स्टूडेंट बन जाती है। लेकिन क्लास के बाद एमी का भाई उसे वापस घर ले जाता है। शाम को थेरिसा क्लब चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात टोनी नाम के एक लड़के के साथ होती है, जो कि थेरिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। अगले दिन थेरिसा एमी के साथ उसे घर छोड़ने के लिए चली जाती है, जहां पर थेरिसा की मुलाकात एक जेम्स नाम के लड़के के साथ होती है, जो कि एक वेलफेयर वर्कर है। जेम्स थेरिसा को वापस उसके घर छोड़ने चला जाता है। अगले दिन स्कूल के बाद थेरिसा स्कूल के बाहर जेम्स से मिलती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। थेरिसा के मॉम डैड को जेम्स काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि जेम्स एक अच्छा लड़का है। अगले दिन थेरिसा क्लब में फिर से टोनी से मिलती है। थेरिसा टोनी के साथ अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। दरअसल थेरिसा एक इमेच्योर गर्ल है जो कि काफी ज्यादा अकेलापन महसूस करती है, जिस वजह से वो सच्चे प्यार की तलाश में अनजान लोगों के साथ संभोग करने लगी थी। अगले दिन स्कूल के बाद शाम को थेरिसा टोनी से मिलने के लिए तैयार होती है, लेकिन टोनी काफी लेट हो जाता है। जिसके बाद जेम्स थेरिसा को फोन करता है और उसके साथ क्लब चला जाता है। थेरिसा जैसे ही घर वापस आती है तो टोनी वहां पर उसका वेट कर रहा था। टोनी थेरिसा को कोकेन देता है और वो दोनों पूरी रात संभोग करते हैं, जिस वजह से अगले दिन थेरिसा स्कूल के लिए लेट हो जाती है। शाम को जेम्स थेरिसा को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और हम सब तुम्हारे फादर के साथ हॉस्पिटल में हैं। थोड़े टाइम बाद जेम्स थेरिसा को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। दरअसल थेरिसा जेम्स को ज्यादा पसंद नहीं करती थी।
अगले दिन जेम्स थेरिसा को लेने स्कूल चला जाता है और थेरिसा के अपार्टमेंट में थेरिसा के लिए डिनर भी तैयार करता है। यहाँ पर थेरिसा जेम्स से कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो क्योंकि तुमने मुझसे इतनी बार मिलने के बाद भी मुझे किस तक नहीं किया। लेकिन डिनर के बाद जेम्स थेरिसा के करीब आता है और उसके साथ संभोग भी करता है। टोनी के कुछ दिन बाहर जाने के बाद थेरिसा कुछ अनजान लड़कों के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देती है। कुछ टाइम बीत जाने के बाद थेरिसा क्लब से एक आदमी को अपने अपार्टमेंट में ले आती है, जिसके कुछ टाइम बाद वहां पर टोनी भी आ जाता है, जहां पर टोनी थेरिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर कैथरीन आ जाती है और टोनी को कमरे से बाहर निकाल देती है। अगली शाम जेम्स थेरिसा से मिलता है और उसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, जहां पर जेम्स थेरिसा को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन यहां पर थेरिसा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, जिस वजह से जेम्स गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ थेरिसा का फादर भी थेरिसा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि थेरिसा जेम्स जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर कुछ बुरे लड़कों के साथ रिलेशन बनाती है। कुछ दिनों बाद थेरिसा क्लब चली जाती है, जहां पर जेम्स थेरिसा का पीछा कर रहा था। जेम्स से अपना पीछा छुड़वाने के लिए थेरिसा एक गैरी नाम के लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है। उन दोनों को साथ में देखकर जेम्स गुस्से में क्लब से चला जाता है और थेरिसा गैरी को लेकर अपने साथ अपने अपार्टमेंट में चली जाती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन जब थेरिसा को पता चलता है कि गैरी एक गे बॉय है तो थेरिसा काफी ज्यादा हंसने लगती है, जिस वजह से गैरी को काफी गुस्सा आ जाता है और गैरी पहले भी 2 बार जेल जा चुका है। अब गैरी गुस्से में थेरिसा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और थेरिसा को वहीं पर मार डालता है, जहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमेशा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी नाइट शिफ्ट को, जो कि 1982 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक चेक नाम के लड़के की, जो कि एक मुर्दा घर में काम करता है। लेकिन चेक पैसे कमाने के लिए उस मुर्दा घर में इलीगल कुछ लड़कियों से गलत काम करवाता था। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से। यहाँ पर चेक और उसकी वाइफ चार्लोट है, जो आपस में इंटीमेट हो रहे थे कि तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है। ये कुछ लाउड म्यूजिक की आवाज थी। चेक बगल वाले कमरे में से इस म्यूजिक को बंद करवाने की कोशिश करता है। उस घर से जो आदमी बाहर आता है उसे देखकर चेक काफी ज्यादा डर जाता है, यहाँ तक कि वो आदमी चेक का कॉलर भी पकड़ लेता है। इतने में चार्लोट बाहर आती है। इसके बाद इस घर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर आती है, जिसका नाम ब्लेंडा है। ब्लेंडा चेक को देखते ही पहचान जाती है कि वो उससे मुर्दा घर में मिली थी। चेक की कहानी थोड़ी अलग है। पहले वो शेयर मार्केट में काम करता था, लेकिन बाद में उसने इस काम को छोड़ दिया और अब उसे जो मिली है एक मुर्दा घर में। पहले तो उसकी डे की शिफ्ट थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। आजकल वो नाइट शिफ्ट में काम करता है। एक बार ब्लेंडा एक लाश के सिलसिले में उस मुर्दा घर में गई थी और तब वहां पर ब्लेंडा ने चेक को देख लिया था। आज जब ब्लेंडा चेक को इस अपार्टमेंट में देखती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। चेक को याद आता है कि वो मुर्दा घर में ब्लेंडा से मिल चुका है, लेकिन चेक अपनी वाइफ चार्लोट के सामने कैसे कह सकता था कि मैं ब्लेंडा जैसी लड़की को जानता हूँ। वो इन सब से इनकार करता है, लेकिन चार्लोट को पता चल जाता है कि चेक ब्लेंडा से पहले भी मिल चुका है और वो उसके सामने ब्लेंडा को ना पहचानने का नाटक कर रहा है। चार्लोट गुस्से में आकर चेक को छोड़कर वहां से चली जाती है। चेक चार्लोट को मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपार्टमेंट का डॉग उसके पीछे पड़ जाता है, जिस कारण चेक वापस अपने कमरे में आ जाता है। दरअसल चेक अपनी मुर्दा घर वाली जॉब से भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि यहाँ के बाकी वर्कर्स का काम भी चेक को ही करना पड़ता है।
चेक का कोवर्कर है बिल, जिसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ मस्ती करता है और चेक का दिमाग खाता रहता है। लेकिन यहाँ पर काम करते समय उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। चेक बिल को बताता है कि उसके पड़ोस में ब्लेंडा जैसी खूबसूरत लड़की रहती है। एक दिन चेक लिफ्ट में ब्लेंडा को जख्मी हालत में देखता है। वो उसकी मदद करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ के बच्चे चेक पर ही शक करने लगते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते भी हैं। अंत में ब्लेंडा किसी तरह चेक को बचाकर अपने अपार्टमेंट में ले आती है। ब्लेंडा चेक को बताती है कि मैं एक बुरी लड़की हूँ और मैं पैसों के लिए अनजान लड़कों के साथ इंटीमेट होती हूँ। फ्रैंकलिन ब्लेंडा का दलाल था। यहाँ पर पता चलता है कि फ्रैंकलिन को 2 दलालों ने मिलकर मार दिया था। दरअसल फ्रैंकलिन की वजह से उन दलालों का धंधा बुरी तरह से मंदा पड़ गया था। फ्रैंकलिन की लाश को चेक वाले मुर्दा घर में ही ले जाया गया था और वहां पर ही ब्लेंडा और चेक की मुलाकात हुई थी, जिस वजह से अब ब्लेंडा काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उसके पास कोई दूसरा दलाल नहीं था। अगले दिन ऑफिस में चेक ये सारी बात अपने बेस्ट फ्रेंड बिल को बताता है। बिल को एक आइडिया आता है। वो चेक से कहता है कि क्यों ना हम इस मुर्दा घर को ही एक दलाल खाना बना दें। यहाँ पर लोग लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ करेंगे, जिससे कि हमारे पैसे डबल हो जाएंगे और बहुत जल्दी ही हम अमीर बन जाएंगे। चेक को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बिल काफी दिनों तक तो चेक को मनाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो बार्बर की शॉप में सब लोगों के सामने चेक को डरपोक भी कहता है। कुछ दिनों बाद चेक और ब्लेंडा इस काम के लिए मान जाते हैं। अब जल्द ही इस मुर्दा घर को दलाल खाना बना दिया जाएगा। आज उसी की तैयारी हो रही है। बिल कुछ लड़कियों को यहाँ लेकर आया है और वो उन्हें इस काम की ट्रेनिंग दे रहा है। लड़कियों को बिल का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता, जिसके बाद चेक उन लड़कियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि हम आपसे सिर्फ 10% कमीशन लेंगे और बदले में आपको सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस तरह इनका ये धंधा पूरा जोरों शोरों पर चलने लगता है। सबके पास पैसों की बरसात होने लगती है। लेकिन चेक अब ब्लेंडा से प्यार करने लगा था और क्रिसमस की शाम पर वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस भी करते हैं और बाथटब में नहाते समय एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने लगते हैं। अगले दिन चेक ब्लेंडा से कहता है कि अब तुम किसी और लड़के के साथ इंटीमेट नहीं होगी। लेकिन ब्लेंडा कहती है कि मेरे पास पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं अपने इस धंधे को नहीं छोड़ सकती। इसके बाद ब्लेंडा बिल के साथ अपने कस्टमर के पास इंटीमेट होने के लिए चली जाती है, पर रास्ते में बिल कार को रोक देता है, जहां पर ब्लेंडा को एहसास होता है कि शायद वो भी चेक को पसंद करने लगी है, तो भला वो ये सब काम कैसे कर सकती है। वो बिल के साथ वापस से घर आ जाती है, लेकिन दूसरी तरफ बेचारा चेक बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि जिन दलालों ने मिलकर फ्रैंकलिन को मारा था वही अब चेक को मारने आए हैं। लेकिन चेक को बचाने के लिए बिल अपने साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आता है। वो दलाल पुलिस को देखकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन बिल और चेक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि दलाल खाना चलाना एक गैर कानूनी काम है। बाद में इन दोनों को यहाँ के मेयर के पास ले जाया जाता है। कुछ ही समय में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। मेयर नहीं चाहते थे कि यहाँ पर ऐसी कोई न्यूज मीडिया में आए, इसलिए तो वो उन दोनों को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आगे से तुम लोग दलाल खाना नहीं चलाओगे। जिसके बाद चेक बिल पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है, क्योंकि ये सारा प्लान बिल का ही था। चेक जब घर वापस आता है तो ब्लेंडा भी यहाँ से अपना सामान पैक करके जा रही थी। चेक चाहते हुए भी ब्लेंडा को नहीं रोक पाया। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्लेंडा एक अडल्ट क्लब में काम करती है और बिल भी इसी क्लब में काम करता है। एक दिन यहाँ पर चेक आता है। वो ब्लेंडा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। थोड़े टाइम बाद वहाँ पर बिल भी आ जाता है। वो तीनों मिलकर इस क्लब से भाग जाते हैं और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी?
कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसी ही मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी अलोंग कैम पोली को, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक रूबन नाम के लड़के की, जिसकी वाइफ हनीमून पर ही किसी और लड़के के साथ इंटीमेट होने लगती है, जिस वजह से रूबन अपनी पुरानी दोस्त पोली को डेट करने लगता है। मूवी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है। यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाई देता है जो एक फ्रेंच स्कूबा टीचर है और उसका नाम क्लाउडे है। क्लाउडे इस बीच पर आने वाले कपल्स को स्कूबा सिखाता है। यहाँ पर उसकी नजर एक खूबसूरत सी लेडी पर पड़ती है। वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने आई थी। क्लाउडे उन्हें पूछता है कि क्या आप स्कूबा सीखना चाहते हो। हस्बैंड का नाम रूबन है। रूबन तो स्कूबा सीखने से मना कर देता है, लेकिन उसकी वाइफ लीसा स्कूबा सीखने के लिए जिद करने लगती है। रूबन लीसा को क्लाउडे के साथ छोड़कर अपने होटल रूम में चला जाता है। क्लाउडे लीसा को लेकर अपनी बोट के एक कमरे में चला जाता है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। काफी समय के बाद रूबन अपनी वाइफ को लेने वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ तो क्लाउडे के साथ ही इंटीमेट हो रही है, जिसके बाद वो लीसा पर काफी गुस्सा होता है। लीसा सफाई में काफी सारी बातों को गोलमोल बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन यहाँ पर रूबन उसकी बात का विश्वास नहीं करता। क्लाउडे भी कहता है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। रूबन क्लाउडे के साथ झगड़ा करने लगता है, लेकिन आखिर में उसे रियलाइज होता है कि सारी गलती तो उसकी वाइफ लीसा की है, जिस वजह से रूबन लीसा को छोड़कर अकेला ही हनीमून से वापस आ जाता है। लेकिन ये बात रूबन के पूरे ऑफिस में फैल जाती है। अब वहाँ के वर्कर और रूबन का बॉस भी रूबन का खूब मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि ये बात रूबन के बेस्ट फ्रेंड सैंडी को भी पता चल जाती है। सैंडी ने अपने बाकी दोस्तों को भी रूबन के घर पर बुला लिया था। सैंडी रूबन का मजाक तो उड़ाता है, लेकिन साथ ही उसे कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैंडी रूबन का मूड ठीक करने के लिए उसे एक आर्ट गैलरी में लेकर चला जाता है। यहाँ पर रूबन की मुलाकात अपनी 7th क्लास की क्लासमेट पोली से होती है। पोली दिखने में काफी खूबसूरत थी, जिसकी ओर रूबन काफी अट्रैक्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद सैंडी रूबन को एडवाइस देता है कि तुम्हें पोली को डेट करना चाहिए। रूबन काफी नर्वस हो जाता है, क्योंकि पोली एक सुंदर लड़की है। रूबन अपने किसी दोस्त से पोली का नंबर ले लेता है। वो पोली को फोन तो करता है, लेकिन नर्वस होकर बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। अब रूबन पोली का एड्रेस निकालकर उसके घर चला जाता है। शाम को पोली जैसे ही अपने घर के अंदर जाने वाली थी, तो रूबन वहां से गुजरने का नाटक करता है और वो पोली से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। पोली मना कर देती है, लेकिन जाते समय रूबन अपना कार्ड पोली को दे देता है। कुछ दिनों बाद पोली रूबन को फोन लगाती है। रूबन काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। रूबन को डांस करना नहीं आता, लेकिन पोली सालसा काफी अच्छा करती है। जब रूबन यहाँ पर डांस नहीं कर पाता, तो पोली अपने एक दोस्त के साथ डांस करने लगती है। ये सब देखकर रूबन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन पोली उससे कहती है कि तुम्हें किसी पर इतना शक नहीं करना चाहिए। अब रूबन और पोली घर वापस आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। उन दोनों ने अब एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर दिया है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात फिर से गड़बड़ हो जाती है। रूबन ने सालसा सीख लिया था और वो एक पार्टी में पोली के साथ सालसा करता है, जिसे देखकर पोली काफी ज्यादा खुश भी होती है। दोनों जब पार्टी से घर वापस आते हैं, तो लीसा वहां पर रूबन का इंतजार कर रही थी। लीसा कहती है कि मैं रूबन से अकेले में बात करना चाहती हूँ। पोली नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन रूबन जानता है कि लीसा ने उसे धोखा दिया है,
जिस वजह से वो लीसा को घर से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद रूबन पोली को मनाने की कोशिश करता है। वो पोली से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आखिर में पोली उसकी बात मान जाती है। अब रूबन और पोली एक बोट पर अपनी वेकेशन मनाने चले जाते हैं, लेकिन अचानक से समुद्र में एक तूफान आता है। यहाँ पर रूबन बोट के ऊपरी हिस्से में है, जबकि पोली नीचे बोट के कमरे में। वो रूबन का लैपटॉप देखती है, इसमें एक रिस्कोमीटर है। दरअसल रूबन इंश्योरेंस में एज अ रिस्क एनालिस्ट का काम करता है। वो लोगों को बताता है कि किस इंश्योरेंस में कितना रिस्क है, लेकिन इस बार रूबन ने एक गड़बड़ कर दी है। उसने इस सॉफ्टवेयर में लीसा एंड पोली को ऐड किया है, यानी कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि किसके साथ शादी करके उसे ज्यादा फायदा होने वाला है। ये सब कुछ पोली देख लेती है और वो रूबन पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करती है। वो रूबन को छोड़कर वहां से जाना चाहती है। रूबन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बोट किसी चट्टान से टकरा जाती है, लेकिन इनका इंस्ट्रक्टर इन्हें किसी तरह से बचा लेता है। पोली के ना मानने पर रूबन फिर से लीसा के पास आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को फिर से डेट करने लगते हैं, लेकिन इस दौरान रूबन को एहसास होता है कि वो तो लीसा से प्यार ही नहीं करता, वो तो सिर्फ पोली से प्यार करता है। और रूबन पोली को मनाने निकल पड़ता है। पोली यहाँ से जा रही है न्यूयॉर्क के लिए, पर वो जाते समय अपने पेट को घर पर ही भूल जाती है। रूबन पोली के पेट को लेकर बाहर आता है कि तभी पोली अपने पेट को लेने वापस आ जाती है। रूबन बार बार पोली से कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि रिस्कोमीटर में तुम्हारा नाम डालना मेरी गलती थी। रूबन के बार बार सॉरी बोलने पर पोली उसे माफ कर देती है और दोनों एक किस भी करते हैं। वो दोनों एक साथ बीच पर घूमने चले जाते हैं, जहाँ पर पोली रूबन से कहती है कि मैं अभी तुमसे शादी करना नहीं चाहती। रूबन भी कहता है कि मैं भी अभी शादी के मूड में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हम दोनों लिविंग रिलेशन में रहेंगे। यहाँ पर फिर से क्लाउडे आता है, लेकिन इस बार रूबन स्कूबा सीखने से ही मना कर देता है और ना ही वो पोली को उसके साथ जाने देता है। जिसके बाद वो दोनों समुद्र में नहाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी जामुन जामुन को, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक लुइस नाम के लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड सिल्विया की, जो कि प्रेग्नेंट हो जाती है। लुइस की मॉम सिल्विया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से वो सिल्विया को अपनी कंपनी के एक मॉडल के करीब लाने की कोशिश करती है, जिससे कि सिल्विया उसके बेटे लुइस से दूर चली जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल्विया है। सिल्विया एक इनरवेयर गारमेंट कंपनी में काम करती है। रात को सिल्विया का फादर सिल्विया की मॉम से मिलने उनके घर आता है, क्योंकि कुछ वजह से सिल्विया के मॉम डैड एक साथ नहीं रहते थे। सिल्विया की मॉम घर पर नहीं थी, जिस वजह से सिल्विया दरवाजा खोलने से मना कर देती है, क्योंकि सिल्विया के फादर एक अच्छे फादर नहीं थे। सिल्विया का फादर गुस्से में वहां पर तोड़फोड़ करने लगता है। सुबह होते ही सिल्विया की मॉम वहां पर वापस आ जाती है और सिल्विया के फादर को वहां से भगा देती है। सिल्विया अपनी मॉम और अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ अलग रहती थी। अगले सीन में हम सिल्विया को उसके बॉयफ्रेंड लुइस के साथ देखते हैं, जहां पर लुइस से बातें करते समय सिल्विया को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। लुइस के पूछने पर सिल्विया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि शायद मुझे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए, लेकिन लुइस सिल्विया को ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहता हूँ, साथ ही मैं तुमसे शादी भी करूंगा, फिर हम दोनों साथ मिलकर इस बच्चे का अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन सिल्विया कहती है कि तुम्हारी मॉम इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। दरअसल लुइस की मॉम उसी फैक्ट्री की ओनर है जिस फैक्ट्री में सिल्विया काम करती है, लेकिन यहाँ पर लुइस कहता है कि मैं अपनी मॉम को मना लूंगा,
घर चले जाने के बाद सिल्विया अपनी मॉम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। सिल्विया की मॉम परेशान होकर सिल्विया से कहती है कि लुइस की मॉम तुम्हें अपनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सिल्विया कहती है कि कुछ दिनों बाद लुइस के घर पर एक पार्टी है जहाँ पर लुइस हमें अपनी मॉम के साथ इंट्रोड्यूस करवाएगा, जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिल्विया की मॉम क्लब में एज अ सेक्स वर्कर का काम करती है। लुइस अक्सर क्लब में सिल्विया की मॉम से मिलने जाता था और आज रात फिर से लुइस उस क्लब में सिल्विया की मॉम से मिलने चला जाता है। सिल्विया की मॉम से मिलने के बाद लुइस उनसे कहता है कि मैंने आज सिल्विया को शादी के लिए प्रपोज किया है, जिसके बाद लुइस सिल्विया की मॉम के साथ इंटीमेट होता है। अब पार्टी का दिन आता है। सिल्विया और सिल्विया की मॉम लुइस के घर उसकी पार्टी में चले जाते हैं। सिल्विया की मॉम लुइस के डैड के पास चली जाती है, लेकिन सिल्विया लुइस और उसकी मदर के पास थी। लुइस की मॉम सिल्विया की मॉम को अपने हस्बैंड के साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उसे काफी बुरा भला बोलती है। सिल्विया ये सब कुछ देख लेती है और नाराज होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। लुइस सिल्विया को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है और आखिर में सिल्विया भी मान जाती है। रात को लुइस की मॉम उस पर काफी गुस्सा होती है और उससे कहती है कि तुम सिल्विया को कब से डेट कर रहे हो, मुझे तो वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर लुइस कहता है कि मैं सिल्विया से शादी करना चाहता हूँ। लुइस की मॉम काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लुइस की मॉम ये सारी सिचुएशन लुइस के फादर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लुइस का फादर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे ऊपर तो पहले से ही बिजनेस का काफी ज्यादा प्रेशर है। अब यहाँ पर लुइस की मॉम का इनरवेयर का ब्रांड है, जहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स एड्स के लिए आते हैं। वो एक मॉडल को चूज करती है और उसके घर चली जाती है और उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इस मॉडल का नाम राहुल था। वो राहुल को सिल्विया को सीड्यूस करने के लिए कहती है, जिसके बाद सिल्विया राहुल के चक्कर में लुइस को छोड़ देगी, जिसके बदले में वो राहुल को काफी सारे पैसे भी देगी। राहुल इस काम के लिए मान जाता है। सिल्विया ने अपने फार्म में काफी सारे पिग्स को रखा हुआ था, जहां पर राहुल रात को सिल्विया के एक पिग को फार्म से बाहर निकालकर रोड की तरफ भगा देता है। सिल्विया उस पिग को बचाने के लिए घर से बाहर आती है, जहां पर राहुल भी पिग को बचाने में सिल्विया की मदद करने लगता है। आखिर में राहुल उस पिग को बचा लेता है। सिल्विया खुश होती है और राहुल को थैंक्स बोलती है। राहुल कहता है कि क्या तुम इस काम के लिए मुझे एक बियर भी ऑफर नहीं करोगी। सिल्विया उसे घर के बाहर ही एक बियर की बोतल लाकर देती है। राहुल कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ घर के अंदर नहीं आ सकता। सिल्विया कहती है कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। राहुल कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सिल्विया के साथ फ्लर्ट करने के बाद राहुल वहां से चला जाता है। अगले दिन जब सिल्विया रोड से वापस घर जा रही थी तो वहां पर फिर से राहुल आ जाता है। राहुल उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रात को लुइस और सिल्विया एक क्लब चले जाते हैं, जहां पर राहुल भी था। राहुल वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिल्विया को ही देखे जा रहा था। सिल्विया अपनी फ्रेंड के साथ बाथरूम में चली जाती है और राहुल भी उसके पीछे पीछे वहां पर चला जाता है और डायरेक्टली सिल्विया को किस करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। ये कहते ही राहुल वहां से चला जाता है। क्लब से बाहर आने के बाद सिल्विया राहुल की हरकतों से गुस्सा होकर लुइस से कहती है कि तुम हमारी शादी की बात अपने फादर से कब करोगे। लुइस कहता है कि कल बिजनेस मीटिंग के बाद मैं अपने फादर से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मीटिंग फेल हो जाने की वजह से लुइस अपनी शादी की बात अपने फादर से नहीं कर पाता। लुइस डेस्परेट होकर क्लब में सिल्विया की मॉम के पास चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में हम राहुल और उसके दोस्त को देखते हैं। उन दोनों को बुल फाइटिंग का काफी शौक था। वो दोनों बुल फाइट के लिए कुछ अनजान लोगों के ग्राउंड पर चले जाते हैं, लेकिन उस ग्राउंड के ओनर उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। वो दोनों भागते हुए बिना कपड़ों के सिल्विया के घर पर चले जाते हैं। सिल्विया उनकी मदद करने के लिए उन्हें कुछ कपड़े भी देती है, जिसके बाद राहुल फिर से सिल्विया के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिस वजह से सिल्विया उसे गुस्से में आकर घर से बाहर निकाल देती है।
वहां से जाते समय राहुल खिड़की में से सिल्विया को कहता है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ, जिस पर यहाँ पर सिल्विया भी एक छोटी सी स्माइल पास करती है और रात को उसे राहुल के ही सपने आते हैं। अगले दिन लुइस की मॉम राहुल से मिलती है और अपने काम के बारे में पूछती है। राहुल कहता है कि सिल्विया काफी सुंदर है, शायद मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। लेकिन लुइस की मॉम भी राहुल को पसंद करने लगी थी और उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन राहुल मना कर देता है। लुइस की मॉम पैसों का लालच देकर राहुल को मना लेती है क्योंकि राहुल को अपने लिए एक नई बाइक खरीदनी थी। अगले सीन में हम लुइस को अपने फादर के साथ बात करता हुआ देखते हैं। लुइस का फादर लुइस से कहता है कि तुम्हें इस बारे में अपनी मॉम से बात करनी चाहिए क्योंकि सिल्विया एक अच्छी लड़की है। अगले दिन सिल्विया अपने घर जा रही थी कि राहुल अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करने लगता है। सिल्विया की छोटी बहन बाइक को देखने के लिए घर से बाहर चली जाती है, जहां पर एक बेबी पिग उसके हाथ से छूटकर राहुल की बाइक के सामने चला जाता है। राहुल उस पिग को बचाते समय अपनी बाइक से गिर जाता है। सिल्विया भागकर राहुल के पास आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है, जिसके बाद सिल्विया को ये एहसास होता है कि वो राहुल से प्यार करने लगी है, जिस वजह से वो लुइस के साथ अपना ब्रेकअप कर लेती है। लुइस गुस्से में सिल्विया के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। सिल्विया वहां से भागकर राहुल के पास चली जाती है। लुइस वहां पर उन दोनों को साथ में देख लेता है। रात को लुइस सिल्विया से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है, लेकिन सिल्विया अभी भी राहुल के साथ थी। लुइस के पीछे पीछे लुइस की मॉम भी वहां पर आ जाती है और वहां पर सिल्विया और राहुल को देखकर लुइस की मदर यहां पर काफी ज्यादा जेलस फील करती है और राहुल के चले जाने के बाद सिल्विया को कहती है कि राहुल को मैंने ही तुम्हारे लिए हायर किया था। ये सब कुछ लुइस सुन लेता है और अपनी मॉम से नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लुइस की मॉम राहुल के पास जाती है और उसे सिल्विया से दूर रहने के लिए बोलती है, जिसके बदले में वो उसे और भी पैसे देगी। उसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़े टाइम बाद लुइस सिल्विया से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन सिल्विया अपने घर पर नहीं थी। लुइस राहुल को मारने के लिए वहां से चला जाता है। सिल्विया उन दोनों को ढूंढती हुई लुइस के घर जाती है और लुइस के फादर को ये सब कुछ रोकने के लिए बोलती है, लेकिन लुइस का फादर सिल्विया को पसंद करता था, इसीलिए तो वो लुइस की शादी सिल्विया से करवाना चाहता था। जिसके बाद वो सिल्विया को किस करता है। तो वहीं दूसरी ओर लुइस राहुल के पास जाता है और राहुल को अपनी मॉम के साथ देखकर उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है, जहां पर लुइस की मौत हो जाती है। राहुल को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होता है, यहाँ तक कि बाकी सभी लोगों को भी काफी ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से आज एक इम्पोर्टेंट पर्सन उनके बीच नहीं था। जहां पर ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी बेम्बोला को, जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक बेम्बोला नाम की लड़की की, जो जेल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, लेकिन वहां पर बेम्बोला को एक कैदी के साथ प्यार हो जाता है, जो जेल से बाहर आने के बाद हर जगह बेम्बोला के साथ जानवरों की तरह इंटीमेट होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मीना है, लेकिन पूरा शहर उसे बेम्बोला के नाम से जानता है। बेम्बोला अपनी साइकिल पर अपनी बकरी अमीलिया के साथ शहर से वापस अपने घर जा रही थी। वो रास्ते में से खाने के लिए कुछ इल्स खरीदती है। बेम्बोला की माँ एक मीट शॉप चलाती है और वो हर समय नशे की हालत में रहती है। बेम्बोला का एक भाई भी है जिसका नाम फ्लेबियो है और वो एक गे बॉय है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेम्बोला की बकरी अमीलिया मर जाती है, जिससे कि बेम्बोला काफी ज्यादा प्यार करती थी। और कुछ दिनों बाद नशे की हालत में बेम्बोला की माँ की भी मौत हो जाती है, लेकिन इन सब से बेम्बोला और उसके भाई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी माँ नशे की हालत में उन्हें काफी ज्यादा तंग करती थी।
बेम्बोला फ्लेवियो से कहती है कि मैं ये जगह छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन फ्लेवियो बेम्बोला को एक नई बकरी लाकर देता है जिसका नाम लिली है और वो बेम्बोला से कहता है कि हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और मेरा एक दोस्त है ऊगो जो कि हमें फाइनेंशियली हेल्प करेगा। अगले दिन फ्लेवियो बेम्बोला को ऊगो से मिलवाता है। ऊगो बेम्बोला को देखकर उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि बेम्बोला दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। वो तीनों मिलकर एक रेस्टोरेंट खोलते हैं जिससे कि उन तीनों को काफी ज्यादा आमदन होने लगती है। अब वो ऊगो बेम्बोला से प्यार करने लगा था। वो किसी और लड़के को बेम्बोला के करीब तक नहीं आने देता था। रात को डिनर पर बेम्बोला ऊगो से कहती है कि मैं कल फ्लेवियो के साथ एक्वा पार्क घूमने जा रही हूँ। ऊगो भी उनके साथ चला जाता है क्योंकि वो बेम्बोला को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ पर एक स्टीमियो नाम का लड़का पूल में बेम्बोला के साथ डांस करने लगता है जिसे देखकर ऊगो काफी जेलस फील करता है। कुछ टाइम बाद वो तीनों पूल के किनारे सो जाते हैं, लेकिन बेम्बोला वहां से उठकर स्टीमियो के पास चली जाती है जहां पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में पूल में नहाने भी लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऊगो जाग जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर ऊगो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऊगो स्टीमियो के साथ फाइट करने लगता है। स्टीमियो ऊगो को धक्का मारता है जिससे ऊगो का सर एक पाइप में जा टकराता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके सिलसिले में स्टीमियो जेल चला जाता है। कुछ दिनों बाद बेम्बोला फ्लेवियो के साथ स्टीमियो से मिलने जेल चली जाती है जहां पर एक फूरियो नाम का कैदी बेम्बोला की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। बेम्बोला स्टीमियो से पूछती है कि उसके वकील ने उसे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कोई तरकीब सोची है या फिर नहीं। स्टीमियो कहता है कि वो अपना काम कर रहा है और वो बहुत जल्दी ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल देगा। तभी वहां पर फूरियो आकर उन्हें तंग करने लगता है। स्टीमियो बेम्बोला से उसकी एक फोटो मंगवाता है क्योंकि वो बेम्बोला को यहाँ पर काफी मिस करता है। जेल में फूरियो स्टीमियो से कहता है कि तुम अब बेम्बोला को भूल जाओ क्योंकि मैं बेम्बोला से प्यार करने लगा हूँ और तुम वो फोटो भी मुझे दे दोगे जो बेम्बोला तुम्हें देने वाली है। अगले दिन फूरियो स्टीमियो से बेम्बोला की वो फोटो छीन लेता है और वो अपने आदमियों की मदद से स्टीमियो को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करने लगता है। कुछ दिनों बाद जब बेम्बोला स्टीमियो से मिलने जेल जाती है तो वहां पर स्टीमियो की जगह फूरियो बैठा था। वो बेम्बोला से कहता है कि स्टीमियो तुमसे मिलने की हालत में नहीं है और हाँ, मैंने तुम्हारी फोटोज देखी थी जिनमें तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बेम्बोला गुस्से में वहां से चली जाती है। घर जाकर बेम्बोला ये सारी बात फ्लेवियो को बताती है। बेम्बोला फ्लेवियो से कहती है कि फूरियो स्टीमियो को टॉर्चर कर रहा है और उसने मेरी फोटोज भी स्टीमियो से छीन ली थी। फ्लेवियो स्टीमियो से मिलने जेल चला जाता है क्योंकि फ्लेवियो भी स्टीमियो से प्यार करने लगा था, लेकिन स्टीमियो काफी डरा हुआ था और वो फ्लेवियो को कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ फूरियो बेम्बोला के प्यार में पागल हो रहा था। फ्लेवियो बेम्बोला से कहता है कि अगर तुम स्टीमियो को फूरियो से बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक बार फूरियो से मिलना चाहिए। बेम्बोला फूरियो से मिलने जेल में उसके कमरे में चली जाती है जहां पर फूरियो बेम्बोला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। बेम्बोला स्टीमियो के लिए अपने कपड़े उतार देती है जिसके बाद फूरियो जबरदस्ती बेम्बोला के साथ इंटीमेट होता है। घर जाने के बाद बेम्बोला परेशान होकर ये सब कुछ फ्लेवियो को बताती है, लेकिन अब बेम्बोला भी फूरियो को पसंद करने लगी थी। कुछ दिनों बाद बेम्बोला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात फूरियो को बताने जेल चली जाती है, लेकिन फूरियो उसकी बात सुने बिना ही जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने लगता है क्योंकि फूरियो एक पागल और गुस्से वाला इंसान है। थोड़े समय बाद फूरियो जेल से बाहर आ जाता है और वो रहने के लिए बेम्बोला के घर ही चला जाता है जहां पर वो बेम्बोला को काफी ज्यादा तंग करता है। वो बेम्बोला को मारता भी है और जबरदस्ती उसके साथ खुलेआम इंटीमेट भी होता है जो कि बेम्बोला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन बेम्बोला बेचारी करे तो क्या करे क्योंकि वो भी अब फूरियो से प्यार करती है। दूसरी तरफ फ्लेवियो फूरियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो
बेम्बोला से कहता है कि हमें फूरियो को यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन बेम्बोला मना कर देती है। फूरियो को खाना ना मिलने पर फूरियो बेम्बोला के साथ इंटीमेट तो होता ही है, लेकिन साथ ही उसे काफी ज्यादा मारता भी है। अगले दिन रेस्टोरेंट में एक लड़का बेम्बोला के साथ डांस करने की कोशिश करता है। ये देखकर फूरियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सभी लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है और साथ ही उस रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद कर देता है। वो बेम्बोला को भी एक कमरे में बंद कर देता है, जिस वजह से फ्लेवियो और फूरियो आपस में लड़ने लगते हैं। फ्लेवियो फूरियो से बचने के लिए एक खाली कश्ती में छिप जाता है। फूरियो उस कश्ती को आग लगा देता है। फूरियो को लगता है कि शायद फ्लेवियो मर गया है, लेकिन फ्लेवियो किसी तरह से बच जाता है। अगले दिन जब फूरियो सो रहा था तो बेम्बोला अपने कमरे में से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वहां पर फूरियो उठ जाता है और वो भी उसके पीछे भागने लगता है। वो बेम्बोला को पकड़ लेता है और वहीं पर बेम्बोला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर फ्लेवियो आ जाता है और वो फूरियो को गन से शूट कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि फूरियो की मौत हो जाती है। अब स्टीमियो भी जेल से बाहर आ चुका है और वो अब फ्लेवियो के साथ ही रहेगा, लेकिन बेम्बोला अपने बच्चे के साथ ये जगह छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने कहीं दूर जा रही है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल, तो कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। लेकिन हाँ दोस्तों, साथ में आए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।